अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूँ नूर। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे। आज जो मैं आप लोगों के लिए न्यू नावल लेकर आई हूँ वो है हनावे अज़कलम नूर राजपूत। चलें स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। किसका ख्याल कौन सी मंजिल नज़र में है। सदियाँ गुजरी ज़माना सफ़र में है। चेहरे पर बरहमी है, तबस्सुम नज़र में है। अब क्या कमी तबाही कल्बो जिगर में है। तस्लीम में हुसन दोस्त मासूमिया मगर शाम तो कोई फितना शाम सहर में है। यार अब वफ़ाए उज़्र मोहब्बत की खैर हो, नाजुक सा एतराफ़ आज भी इस नज़र में है। समझते थे दूर तुझसे निकल जाएंगे कहीं, देखा तो हर मकाम तेरी राह गुज़र में है। पूरे कमरे में सिगरेट का धुआं फैला था। वो अंधेरा किए आरामदेह कुर्सी पर बैठे किसी गहरी सोच में डूबा था। जहन दिलो दिमाग पर आज भी एक ही नाम छाया था। वो वक्फे वक्फे से सिगरेट की कश लगाकर धुआं फिजा में उछाल रहा था। अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। आ जाओ, गंभीर आवाज में कहा गया। छोटे मालिक। खान ने अंदर आकर हाथ अदब से बांध कर इसे मुखातिब किया। बोलो। वो खोए खोए से लहजे में बोला था। वो लौट आइए छोटे मालिक। खान ने सर झुकाए कहा। कौन? वो बेनियाजी से पूछ रहा था। खान इसका खास मुलाजिम था जिसे इसके कमरे में किसी भी वक्त आने की इजाज़त थी। वही छोटे मालिक जिसका नाम ज़ुबान पर लाने से आपने मना किया है, खान ने बताया। झूलती कुर्सी एकदम थमी। वो हैरत से खान को देख रहा था जो अंधेरे में इसे खड़ा तो नज़र आ रहा था लेकिन इसके तासुरात वो नहीं देख सकता था। वो कहर बनकर लौटी है छोटे मालिक, कहर। सिगरेट ने इसकी उंगली को जलाया तो वो चौंका। जाओ तुम, सादा से लहजे में कह गया। खान वापस चला गया। वो सिगरेट ऐश ट्रे में फेंक चुका था। आरामदेह कुर्सी एक बार फिर से झूलने लगी। अब वो इसकी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहा था। इसे पूरा यकीन था कि वो इसे फ़ोन ज़रूर करेगी। इसका यकीन दुरुस्त था। 1 घंटे बाद इसके मोबाइल पर बेल हुई। सामने मेज़ पर रखा मोबाइल इसने उठाया और बिना नंबर देखे कॉल रिसीव करके इसे कान से लगाया। चेहरे पर दिलफरेब से मुस्कुराहट उभरी। कैसी हो जान? मोहब्बत भरे लहजे में इसने पूछा। दूसरी तरफ गहरी खामोशी छाई थी। पिछले 5.5 सालों से मैंने एक बार भी नंबर नहीं बदला, एक पल के लिए नंबर बंद नहीं होने दिया। मुझे यकीन था तुम मुझे फ़ोन ज़रूर करोगी। मैंने हर एक पल की दुआ की है तुम जिंदा रहो, जब तक मैं चाहूँ तब तक। मैंने दुआ की थी तुम्हें कुछ ना मिस्टर मलिक। नफरत से भरी आवाज़ उभरी, मगर इसे आज भी उसकी आवाज़ में वही सैर महसूस हुआ। एक सुकून सा अंदर उतरता गया। तुम्हारी नफरत मेरे इश्क से जीत नहीं सकती। मैं बस तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था। मैं जानता था तुम लौट आओगी। मैं बहुत खुश हूँ। श्श, मेरा नाम मत लेना अपनी ज़बान से। कोशिश भी मत करना। वो धाड़ी, हा हा हा, दिल पर छपा है, कैसे मिटाओगी? वो इसकी बात से महजूज हुआ था। कुछ देर तक खामोशी छाई रही और फिर कॉल ड्रॉप कर दी। वो मुस्कुराकर फ़ोन को देखता रहा। फिर इसका नाम जो स्क्रीन पर चमक रहा था। शाम की सुर्खियों ने गांव को मज़ीद खूबसूरत बनाया तो परिंदों ने अपने अपने घर का रुख किया। गाड़ी गांव की तरफ जाने वाले रास्ते पर तेज रफ्तार से भाग रही थी। कॉटन के कलफ लगे सूट में अंदर बैठा शख्स इस तरह की कैफियत में मोबाइल पर उंगलियां चला रहा था। इसके चेहरे पर परेशानी फैली हुई थी। अचानक गाड़ी एक झटके से रुकी। क्या हुआ शेरदिल? उसने पूछा। साहब वो। शेरदिल ने कुछ कहना चाहा, तभी इसकी नज़र सामने खड़ी गाड़ी पर पड़ी। वो इस गाड़ी को पहचान गया था और फिर एक झटके से नीचे उतरा। सामने वाली गाड़ी में से वो उतरी, खानम बेगम, अपने पुरवकार सरापे के साथ, सर पर दुपट्टा जमाए और कंधों पर बिखरी शॉल। वो कदम कदम चलती इसकी तरफ बढ़ रही थी। गाड़ियों के चलने की वजह से उड़ने वाली धूल अब काफ़ी हद तक कम हो चुकी थी। खानम बेगम की चाल में वो गरूर था, फतह भी। कैसा लग रहा है हार कर राना ख़याम साहब? वो भी वजीर आला
सिंध के ओहदे से। वो इसके करीब आकर पूछ रही थी, लहजे में तंज था। ख़याम राना की नज़रें झुकी थी, वो बरसों बाद भी वैसी की वैसी थी। वही नखूत, वही गरूर, वही वक़ार। जुल्म के सर पर जीतने वाले को फतह नहीं कहा जाता खानम बेगम। ख़याम राना ने जवाब दिया, और जो बीच राह में छोड़ जाएं, इन्हें क्या कहा जाता है? जालिम, बेवफा, या फिर बदजात? खानम बेगम ने इंतहाई गुस्से से कहा, अलबत्ता लहजे में कहीं असियत खुली थी। बस। वो दाएं हाथ उठाकर धाड़ा था। ख़याम राना की धाड़ गांव के कच्चे पक्के रास्तों पर गूंज कर रह गई थी। झुकी गर्दन एकदम उठी थी, आंखों में सुर्खी फैली थी। आप जा सकती हैं, ख़याम राना ने कहा और ड्राइवर को इशारा किया। ड्राइवर ने गाड़ी पक्की सड़क से कच्चे रास्ते पर उतार ली। सड़क छोटी थी, एक वक्त में एक ही गाड़ी गुजर सकती थी, और ख़याम राना ने पहले इसे गुजारने के लिए रास्ता दिया था। ये मेन रोड था। इससे आगे दो रास्ते निकलते थे, एक मलिकों के गांव की तरफ तो दूसरा राजपूतों के गांव की तरफ। दोनों खानदानों का ताल्लुक सियासत से था। दोनों में बरसों से दुश्मनी चली आ रही थी। वजह जाने जाने क्या थी, मगर अब दुश्मनी इनकी दूसरी पीढ़ी से गुजर कर तीसरी में मुंतकिल होने जा रही थी। कहीं किसी रोज़ यूं भी होता, हमारी हालत तुम्हारी होती। जो रात हमने गुजारी मरकर, वो रात तुमने गुजारी होती। खानम बेगम ने लहजे में फैले दर्द को समेटते हुए कहा, और वापस लौट गई। ख़याम राना का झुका सर मज़ीद झुक गया। वो अपनी गाड़ी में बैठकर वहां से गुजर चुकी थी, जबकि ख़याम राना का जहन खानम बेगम के कहे गए अल्फाज में अटक गया था। एसपी साहब, समझने की कोशिश करें। हम अमन मलिक पर यूं हाथ नहीं डाल सकते जब तक हमारे पास कोई ठोस सबूत ना हो। कमिश्नर ने अपने सामने बैठे अपने सबसे चहेते ऑफिसर से कहा, पर सर, इस पर कत्ल का मुकदमा है, मैं इसे किसी हाल में नहीं छोड़ सकता। वो शदीद गुस्से में था। राना साहब, मैं जानता हूँ, लेकिन एक वजीर आला के पोते पर हाथ डालना, इसको गिरफ्तार करना इतना आसान नहीं है। कमिश्नर ने अब की बार इसे प्यार से समझाया। सर, इसके जराइम में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है, और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। जानता हूँ, लेकिन हम कानून को अपने हाथ में नहीं ले सकते। जो लोग आज इसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा कर गए हैं और गवाही देने को तैयार हैं, इसकी एक नज़र पर सब कुछ उल्टा हो जाएगा और हमें जिल्लत उठानी पड़ेगी। कमिश्नर ने इसे समझाया, सर, कानून को तो इसने हाथ में लिया है। मैं पहले बता रहा हूँ, शख्स का किसी दिन इनकाउंटर हो जाएगा मेरे हाथों। एसपी खिजर हयात राना ने इंतहाई गुस्से से कहा, और कमिश्नर इसकी बात पर मुस्कुरा दिया। अच्छा करते हैं कुछ, तुम अपना गुस्सा ठंडा करो। कमिश्नर ने इसे पुरसकून करने की कोशिश की। मजीद बातें करने के आधे घंटे बाद वो कमिश्नर के ऑफिस से बाहर आता है। सुना है आज राना हाउस में मातम की सब बिछी है। भाई, ख़याम राना हार जो गया है, एक सिपाही ने दूसरे से कहा। लहजा धीमा था, मगर वो साफ सुन सकता था, और हमारे एसपी को शायद इसी चीज़ का गुस्सा है, और इसके नाना जो हार गए हैं, इसीलिए वो मिस्टर अमन मलिक को गिरफ्तार करके बदला लेना चाहता है। दूसरे की बात सुनकर एसपी खिजर का दिमाग भग से उड़ा। इससे पहले कि वो इन तक पहुंचता, मोबाइल पर आने वाली कॉल ने इसे अपनी तरफ मुतवज्जा किया, और वह सर झटक कर कॉल रिसीव करते हुए आगे बढ़ गया। इन दोनों से वो बाद में हिसाब बराबर करने का सोच रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो दोनों मलकों के चमचे हैं। मैं चाहती हूँ अमन, अब तुम शादी कर लो। अब तुम्हारी शादी की उम्र हो गई है। मिसिस मलिक ने अपने इकलौते बेटे को बालों को सहलाते हुए कहा, जो अपनी तमाम तर वजूहात के साथ अपनी माँ की गोद में सर रख कर लेटा था। और रियली मॉम, वो हैरत से कहता उठ बैठा, कितनी शादियाँ करेंगी आप मेरी? क्योंकि आप जानते हैं कि एक रात गुजारने के बाद दूसरे दिन मेरा इसी लड़की को देखने को ना तो दिल करता है और ना ही मैं देखता हूँ। फिर तो हर रोज़ आपको एक नई शादी करवानी होगी। इसने अपनी ही बात पर आखिर में छत पार कहका लगाया था, और मिसिस मलिक अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सुर्ख हो गई थी। वो अफसोस कर रही थी कि इनकी तरबियत में कहाँ कमी रह गई थी। बेटा बीवियाँ बदलने के लिए नहीं, साथ निभाने के लिए होती हैं। इनसे ज़िंदगी की रौनक बढ़ती है। उन्होंने अपने खर दिमाग बेटे को एक बार फिर समझाना चाहा। ओ मॉम, का मौन बंद करे, ये टॉपिक मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। लड़कियों को
कि वो बस इतना साथ निभाती हैं। एक रात मेरे साथ गुजारने के बाद वो किसी और के साथ होती हैं। और मिसेस मलिक में अपने बेटे के मुंह से इस तरह की बातें सुनने की मज़ीद हिम्मत नहीं थी। वो बिना कुछ कहे आराम से उठकर इसके कमरे से चली गई। अमन मलिक को भाई जय शायद अमन मलिक को भा जाए, शायद वो लड़की अभी बनी ही नहीं। और अमन मलिक लड़कियों को अपने जूते की नोक पर रखता है। इसने सिगरेट जलाकर धुआं फिजा में छालते हुए कहा, यह आई थिंक ये पास चल रहा है। खान, पूरे रौब से खान को पुकारा गया। जी छोटे मालिक। खान किसी बोतल के जिन की तरह हाजिर हुआ। ड्रिंक बनाओ। इसने खान की तरफ बिना कहे कहा और मोबाइल निकाल कर इस पर उंगलियां चलाने लगा। या अल्लाह जी, आज मुझे बचा लेना, आज आप मेरी इज्जत रख लेना, पक्का प्रॉमिस, आइंदा चोरी घर से बाहर नहीं निकलूंगी। हाय, आज तो मेरा रिजल्ट भी पता नहीं क्या बना होगा। बस अल्लाह पाक आप इतना सा रहम कर दे कि राना हाउस की बेगमात को पता ना चले कि मैं घर से गायब हूँ, ख़ास तौर पर मेरी मम्मा और शाहवेज़ भैया को। वो साइकिल के पैडल पर तेज़ पाँव मारती चलाते शाह बलोत के जंगल में से गुजर रही थी। दुपट्टा चेहरे पर अच्छी तरह से लपेटा था ताकि इसे देखकर कोई भी पहचान न सके। वो ऐसे लग रही थी जैसे बैंक लूट के आई हो। ये सब तुम लोगों की वजह से हुआ है। अगर तुम सब जल्दी मेरे हाथ आ जाती तो आज मुझे देर ना होती। इसने साइकिल के आगे लगी टोकरी में रखी मछलियों से कहा, जो शापर में लिपटी थी और जिन्हें वो जंगल के दूसरे किनारे पर बहती नदी से पकड़ कर लाई थी। साइकिल के टायर के नीचे एक पत्थर आया। इसकी साइकिल लड़खी और वो साइकिल समेत नीचे गिरी। इसकी चीख जंगल में गूंज कर रह गई। हिम्मत करके उठी तो देखा पूरी बाजू पत्थर से टकराने के बाद छिल गई थी। वो चोट को नज़रअंदाज करती हुई साइकिल की तरफ बढ़ी, जिसकी चेन उतर गई थी। सारी मुसीबतें मुझ पर क्यों आती हैं? इसने आंखों में आई नमी को साफ करते हुए कहा और चैन चढ़ाने की नाकाम कोशिश करने लगी, क्योंकि तुम खुद एक बहुत बड़ी मुसीबत हो हनावे राना। इसके पीछे से आवाज़ उभरी और हनावे हैरत से उछली। पीछे देखा तो वो इसे घूर रहा था। अमन, मेरे प्यारे भाई, तुम आ गए, जल्दी से मेरी मदद कर दो, देखो मुझे चोट लगी है। हनावे ने अपने से 3 साल छोटे भाई की मिन्नत की। हरगिज़ नहीं, अमन ने दो टोक जवाब दिया। प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अब वो मिनतों पर उतर आई। फिर जो भी मांगूगा वो तुम्हें मुझे देना होगा, अमन ने शर्त रखी। हाँ ठीक है, आप जल्दी से चेन चढ़ाओ। हनावे ने इसे टालने के अंदाज में कहा, ऐसे नहीं, पहले वादा करो तुम बदल जाओगी, पता नहीं चलता। अमन भी कोई कम नहीं था। तुम्हें अपनी बहन पर यकीन नहीं? तुम्हें अपनी बहन पर यकीन नहीं है? हनावे ने मासूमियत से पूछा। मुझे हनावे पर बिल्कुल भी यकीन नहीं है, अमन ने जवाब दिया। इससे पहले कि हनावे कुछ कहती, अचानक एक तरफ भौंकने की आवाज़ आई, जैसे दो कुत्ते आपस में लड़ रहे हैं। और हनावे का रंग फक हुआ। इसने खौफजदा नज़रों से अमन को देखा। अमन खुद डर गया था। इसने फटाफट झुककर साइकिल की चेन चढ़ाई और साइकिल पर बैठने के बाद हनावे को इशारा किया। वो अपनी मछलियाँ छोड़कर जो नीचे गिर चुकी थी झट से साइकिल पर बैठी और अमन ने साइकिल बढ़ा दी। मगर इनकी बदकिस्मती कि एक कुत्ता इनके पीछे लग गया। हनावे ने तो चीख चीख कर जंगल के सारे जानवरों को डरा कर रख दिया था। अमन तेज चलाओ, वो चीख रही थी और अमन अपनी पूरी कुवत से साइकिल भगाने में मगन था। मगर जो कुत्ता इनके पीछे लगा था वो इंतहाई ढीठ था, शायद तभी पीछा नहीं छोड़ रहा था। अमन अमन। मजाल है जो हनावे की चीखें बंद हुई हों। वो मेन रोड के पास गुजर गए थे के पास पहुंच गए थे जब कुत्ते ने पीछे की तरफ उड़ता हनावे का दुपट्टा पकड़कर खींचा और वो धड़ाम से नीचे गिरी। इससे पहले कि कुत्ता इस पर हमला करता, एक फायर की आवाज़ गूंजी और कुत्ता डरकर पीछे हुआ। अमन ने हवास बकता होकर साइकिल रोकी और पीछे मुड़कर देखा। हनावे बेचारी एक बार फिर नीचे पड़ी ज़मीन को अपना दीदार करवा रही थी। दूसरे फायर पर कुत्ता कराता हुआ वापस भाग गया। अमन ने फायर करने वाले की तरफ देखा तो वो खिजर था, इनकी फूफा का बेटा, जो पुलिस की यूनिफॉर्म में सड़क पर हाथ में पिस्टल लिए खड़ा था। हनावे, अमन इसे पुकारता हुआ इसकी तरफ बढ़ा। खिजर भाई जल्दी आए। अमन ने खिजर को पुकारा और दोबारा हनावे की तरफ मुतवज्जा हुआ। खिजर ने एक नज़र नीचे गिरी हनावे को देखा। वो फिर इसे अपने और फिर इसके चेहरे पर वाज़े नागवारी उभरी। राना हाउस की वो वाहिद लड़की थी जिससे इसे बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। वजह इसकी हरकतें। खिजर भाई आए ना, देखें आप ही से उठा नहीं जा रहा। अम्मा ने एक बार फिर से इसे पुकारा। नीचे गिरने के बायस हनावे के सर पर चोट लगी थी। वो उठने की नाकाम कोशिश कर रही थी। खिजर ने एक गहरा सांस ली और फिर इसकी तरफ बढ़ा। ये मुसीबत भी अभी गले पड़नी थी। वो बड़बड़ा रहा था। हनावे को सहारा देने के बाद वो इसे जीप तक लाया। बैठ जाओ, खिजर ने बमुश्किल अपना गुस्सा जब्त करते हुए कहा। और हनावे शरीफों की तरह गाड़ी में बैठ गई। वैसे भी इसकी खिजर से पुरानी दुश्मनी थी और इस वक्त वो इसके रहमो करम पर थी, इसलिए कोई पंगा नहीं चाहती थी।
मलकों की हवेली को दुल्हन की तरह सजाया गया था। बहराम मलिक ने अपने जीतने की खुशी में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया था। मेहमानों की आमद ज़ोरों शोर से जारी थी। हवेली के सारे मर्द मेहमानों के साथ मसरूफ़ थे। एक वो था जो बेजार सा बैठा था। इसे हवेली में मुनक़िद की गई कोई तकरीब पसंद नहीं आती थी। वो तो हैदराबाद कम कम ही आता था। इसका ज़्यादातर वक्त इस्लामाबाद में गुजरता था। तुम यहाँ बैठे हो और दादा अबू तुम्हारा बाहर इंतज़ार कर रहे हैं। अरहम मलिक ने इसे ड्राइंग रूम में बैठे देखा तो कहा, अरहम मलिक और अमन मलिक दोनों कज़न्स थे। मुझे यहाँ की रौनकें बिल्कुल मुतासिर नहीं करती। अमन ने जवाब दिया, क्यों, यहाँ किस चीज़ की कमी है? अरहम ने पूछा, दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ की। अमन ने एक आंख दबाकर कहा, इसका इशारा लड़कियों की तरफ था। बाहर जाकर देखो, सारा हुस्न जैसे हवेली में जमा हो गया। अरहम ने इसे खुशखबरी दी, क्या वाकई? दादा अबू कब से लड़कियों को अपनी दावत में बुलाने लगे? अमन को हैरत हुई। लड़कियों को नहीं, इनके वालिदैन को बुलाया जाता है, और वालिदैन जानते हैं कि मलिक ख़ानदान में जो जवान लड़के मौजूद हैं, इसीलिए वो अपनी बेटियों को साथ लाते हैं ताकि खुशकिस्मती कोई लड़का हमें पसंद आ जाए। और फिर अरहम ने बात अधूरी छोड़ दी, जिस पर दोनों का कहका उभरा, बेवकूफ़ लोग। अमन ने ज़ेरे लब कहा, अच्छा अब तुम जल्दी आ जाओ बाहर, मैं ज़रा हुसन का नज़ारा कर लूँ। अरहम कहते हुए चला गया, जबकि अमन दोबारा से मोबाइल की तरफ मुतवज्जा हो गया। फेसबुक को ऊपर नीचे करते हुए अचानक इसकी नज़र एक प्रोफाइल पर पड़ी। वो चौंका। हनावे राना। जेरे लब इसका नाम दोहराया। हनावे। इसने फिर जेरे लब दोहराया। अजीबो गरीब और बहुत ही अनोखा सा नाम है, लेकिन इसे अच्छा लगा। अमन ने प्रोफाइल पर लगी पिक्चर चेक की। वो भी बहुत अजीब थी, कुछ पुरअसरार थी। वो मंजर किसी जंगल का था। धुंध में लिपटे शाह बलूत के ऊंचे ऊंचे दरख्त इस मंजर को पुरअसरार बना रहे थे। एक लड़की शॉल लपेटे कैमरे की दूसरी तरफ रुक करके खड़ी थी और अब इस तस्वीर पर गौर ही कर रहा था, जब इसके दोस्तों की आवाज़ उपरी। हेलो अमन। इसका ग्रुप इस्लामाबाद से हैदराबाद पहुंच गया था और अमन ने मोबाइल बंद करके साइड टेबल पर रखा। अब वो मुकम्मल तौर पर अपने दोस्तों की तरफ मुतवज्जा हो चुका था, जिसमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। प्लीज़ खिज़र भैया, गाड़ी यहीं रोक लें, अमन ने गाड़ी चलाते खिज़र से कहा, जिसके चेहरे पर से संजीदगी छाई थी। राना हाउस के साथ ही हयात हाउस था, जो राना हाउस महल जैसा तो नहीं था मगर कम भी नहीं था। दोनों घर एक दूसरे के सामने थे। अमन ने गाड़ी हयात हाउस के सामने रोकने का कहा, मगर क्यों? खिज़र हैरान हुआ। वो ना, आज आप ही लोगों का रिजल्ट आया है। मिनाल आपी और हैरी हैरी आपी की सप्ली आई है। घर में बेगमात ने अदालत लगाई हुई है और हैरी और हादी, पता नहीं हदी है या हैरी है, और मिनाहिल आपी की बेइज्जती ज़ोरों शोर से जारी है। अमन की बात सुनकर खिज़र को नचाते हुए भी हंसी आ गई, जिसे वो छुपा गया। तो इसने पूछा, तो ये कि अगर हनावे आपी इस हालत में घर जाएगी तो बेगमात का पारा मज़ीद हाई होगा। आपके घर चलते हैं ना, पुप्पो आपी की मरहम पट्टी कर देंगी। बेशक अमन और हनावे की हरगिज़ नहीं बनती थी, लेकिन इस वक्त अमन को हनावे पर बहुत तरस आ रहा था, क्योंकि वो बहुत ही मासूम शक्ल बनाकर बैठी हुई थी ना, जैसे हो ही ना। ठीक है, खिज़र ने ना चाहते हुए भी जीप अपने घर के सामने रोक दी और अमन छलांग लगाकर बाहर निकला और हनावे की तरफ बढ़ा। ना शर्म काम की कोई चीज़ बची है तुम लोगों के पास? एक यही कमी रह गई थी और वो अब पूरी हो गई। मिनाइल और हैरी का सर झुकाए खड़ी थी। हदी, दोनों की सप्लियां थी, जबकि सिमाब एक तरह सोफे पर बैठे हमेशा की तरह खाने में मगन थी। अलबत्ता वक्फे वक्फे से वो एक निगाह इन दोनों पर डाल लेती। जिनकी ऑनलाइन बेइज्जती की जा रही थी। शहनाज ताई की तोपों का रुख अपनी सबसे छोटी बेटी अली की तरफ था, जो इंतहा की निकम्मी थी। सारे बहन भाई इतने लायक फाइक, अल्लाह जाने तुम किस पर चली गई हो आप पर। मामा हैरी ने दिल में सोचा, मगर कहा नहीं। निमल ने मुझे पहले कम तंग किया हुआ है। जो रही सही कसर तुम पूरी कर रही हो। मारिया चची ने अब अपनी बेटी मिनाल से कहा। निमल से याद आया, हनावे कहाँ है? फायजा बेगम को अब अपनी बेटी का ख्याल आया और हनावे के नाम पर बिरयानी खाती सिमाब को उच्छू लगा। इसने बिरयानी की प्लेट साइड पर रखी और दबे कदमों ड्राइंग रूम से निकल गई। हाँ, अलबत्ता मिनाल और हैरी की बेइज्जती बिना किसी वक्फे से जारी थी। तुम इस वक्त भी
वो भी अकेले जंगल में क्या करने गई थी। हनावे रुखसार फूफो जो कि खिजर राना की माँ थी, हनावे की छिली हुई कोहनी पर मरहम लगाते हुए पूछ रही थी, मछलियाँ पकड़ने गई थी फूफो। हनावे ने रोनी सूरत बनाकर कहा, मगर क्यों? रुखसार फूफो ने हैरानी से पूछा, इन्हें इन्हें अपने शहीद भाई अगवान राना की ये बेटी बहुत अजीज थी। ऐसे ही मेरा दिल कर रहा था, हनावे ने जवाब दिया। इस वक्त घर से अकेले नहीं निकला करते बेटा, अगर कुछ हो जाता तो। रुखसार फूफो को परेशानी हुई। अरे फूफो जानी, आज तो जो सीन मैंने देखा ना, कसम से आप देखती तो मज़ा आ जाता। 2 बार आप ही नीचे गिरी। अमन अपनी अपनी टोन में वापस आता आया था और अब हनावे का मजाक उड़ा रहा था। तुम चुप करो वरना मैं तुम्हारा खून पी जाऊंगी, हनावे ने कराते हुए कहा। हूँ। रस्सी चल गई पर बल नहीं गया। खिजर जो अपनी फाइल उठाने कमरे में आया था, हनावे की बात सुनकर चुप ना रह सका और तंज दे मारा, तुम तो चुप ही करो मिस्टर सरियल। हनावे ने सोचा मगर कह न सकी, क्योंकि मुकाबिल एसपी खिजर हयात राना था, जिसका नाम ही अगले बंदे को चुप करवाने के लिए काफ़ी होता था। क्या हुआ, परेशान है आप राना साहब? कुचिया बानो ने अपने हमसफ़र क़याम राना को सर पकड़े लेटे देखा तो पूछा। हार जीत तो होती रहती है। पिछले 10 साल आप वज़ीरे आला के ओहदे पर कायम थे। बहुत दफ़ा बहराम मलिक को शिकस्त उठानी पड़ी और इस बार वो जीत गया। कुचिया बानो ने दुरुस्त कहा था। बात हार जीत की नहीं है, बात यह है कि वो जुल्म के सर पर जीता है। जाने लोगों ने मेरे 10 साल की मेहनत को इतनी आसानी से भुलाकर इसे वोट कैसे दे दिया? ख़याम राना ने जवाब दिया, कभी कभी हो जाता है। बुराई रोज़ पकड़ बड़ाई बुराई जोर पकड़ जाती है, फतह हासिल कर लेती है, मगर याद रखें एक ना एक दिन अच्छाई ही गालिब आती है। कुचिया बानो एक जान-दीदा खातून थी। वो दोनों अब दादा दादी बन गए थे, मगर आज भी एक दूसरे के का साथ पूरी ईमानदारी से निभाते थे। हसन बेटे को कितनी बार फ़ोन आ चुका है, इससे बात कर लें आप, मैं खाना लगवाती हूँ, वो कहकर उठ गई। लोगों की बातों से बचने के लिए वो अपनी हवेली में आ गया था। फ़ोन ऑफ कर दिया था, मगर पेशानी पीछा नहीं छोड़ रही थी। सब कुछ रेडी है मैम, इंशाल्लाह अगले हफ्ते हम हैदराबाद का चक्कर लगाएंगे। मैंने फ़ाइल तैयार कर ली है कि हमने वहाँ के देहातों में क्या क्या नोट करना है। निमल ने फ़ाइल जुलेखा मैम के सामने मेज़ पर रखते हुए कहा, शुक्रिया बेटा, अल्लाह तुम्हें हमेशा खुश रखे। तुम इसको अपना तुमने इसको अपना इतना कीमती वक्त देती हो। जुलेखा मैम ने मुस्कुराकर कहा, इसे अपने स्टाफ की वर्कर बहुत पसंद थी, जो बेगर्ज होकर काम करती थी। शुक्रिया की ज़रूरत नहीं है मैम, ये मेरा फ़र्ज़ और शौक़ दोनों है। निमल ने इत्मीनान से जवाब दिया। इसने सहाफ़त की पढ़ाई की थी, मगर वो अपनी मर्ज़ी और शौक़ से अब एक एनजीओ में काम कर रही थी। अच्छा अब तुम जाओ, काफ़ी रात हो गई है, घर पर सब तुम्हारे इंतज़ार कर रहे होंगे। ओके मैम। आप जुलेखा मैम की बात पर इसने पूछा, मैं भी चली जाऊंगी, ड्राइवर लेने आता ही होगा मुझे, लेकिन तुम ऐसा करो अभी मत जाओ, हम तुम्हें ड्रॉप कर देंगे। नहीं मैम, इट्स ओके, मैं चली जाऊंगी, मेरा घर यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, निमल ने जवाब दिया और अपना बैग उठाई गई। शबा बखैर मैम, वो मुस्कुरा कर कहती ऑफिस से निकल गई। और जुलेखा मैम सोच रही थी कि इस लड़की से इन्हें अपनी अपनी सी महक क्यों आती है। काफ़ी रात हो चुकी थी। निमल ने अल्लाह का नाम लेकर घर की तरफ चलना शुरू किया, क्योंकि कोई टैक्सी इसे इस वक्त नज़र नहीं आ रही थी। वो किसी से लिफ्ट नहीं ले सकती थी और घर कॉल करके किसी को परेशान भी नहीं करना चाहती थी। वो थी ही ऐसी नरम मिजाज थी, सबका दिल रखने वाली। वो भी कुछ दूर तक ही गई थी जब एक गाड़ी झटके से इसके पास आकर रुकी और इसका दरवाज़ा एक झटके से खुला। गाड़ी से निकलने वाले शख्स को वो पहचान चुकी थी। वो शाहवेज़ राना था, बड़े ताया हसन राना का बेटा और निमल का मंगेतर। इसे देखकर एक लम्हे के लिए निमल का रंग फक हुआ। कह दो ये झूठ है कि आज जंगल में हनावे राना के साथ एक कुत्ते ने कुत्तों वाली की है। हदी हंस कर लोटपोट हो रही थी। वो चारों इस वक्त हनावे के कमरे में थे। हनावे बेड पर लेटी थी, पाँव में चोट लगने की वजह से वो चलने फिरने से कासिर थी। और मैंने सुना है कि हैरी राना और मिनाल राना के साथ आज राना हाउस वालों ने कुत्तों से भी गई गुजरी की है। हनावे की बात पर तीनों की हंसी को ब्रेक लगी। भाई चोट इसके सर, पाँव और बाजू पर लगी थी, ज़बान पर थोड़ी ना जो बंद रहती। वैसे भी वो किसी का उधार रखने की कायल नहीं थी। अब ऐसी भी बात नहीं है, इतनी तो हम सबकी रूटीन वाइज होती ही रहती है। मिनाल ने कमज़ोर से लहजे में अपना बचाव करना चाहा। जानती हूँ मैं सब, हनावे ने कहा। अच्छा छोड़ो तुम लोग, ये देखो आज मैंने हनावे के वाले वाक़े के बारे में फ़ेसबुक पर पोस्ट की है। लोग हंस हंस कर पागल हो गए हैं। सिमाब ने लैपटॉप
हनावे के सामने करते हुए कहा, देखो कितनी लाइक्स मिली हैं, मर जाओ तुम डूब कर सिमाब, दिन में तुम कितनी बार ठूसती हो, ये भी अपने फैंस को बताया करो। हनावे को इसकी बात पर इंतहा का गुस्सा आया था। बंदा अब सिमाब से पूछे कि जंगल में वो जो भी हुआ, ये पोस्ट पेज पर लगाने की क्या पर लगाने वाली थी क्या? मगर सिमाब भी ना जब तक सारी करतूतें अपने फैंस को नहीं बता देती से खाना हजम नहीं होता। एच राना से एक दुनिया मिलना चाहती है। हैरी ने हनावे राना, ये पता नहीं, एच राना, हैदी राना। हैरी ने लैपटॉप सिमाब के हाथ से लेते हुए कहा, मर जाओ तुम, यही है, ये सिर्फ तुम्हारी वजह से है सिमाब, लोग पता नहीं मुझे क्या समझते हैं। हनावे सिमाब को घूर रही थी। अरे तुम मेरे शुक्रिया अदा करो, मेरी वजह से लोग तुम्हें जानते हैं, नवे बदमाश को। सिमाब ने आखिर में अपनी हंसी छुपाई थी। हाँ, मैं बदमाश, और तीनों मेरे साथ ही गुंडिया। वो कब पीछे हटने वाली थी। तीनों ने एक झटके से हनावे को देखा। कुछ पल खामोशी छाई रही और फिर इसके बाद कमरे में चारों के कहके की आवाज़ गूंजी थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस वक्त शाहवेज हसन ने अपने सामने खड़ी निमल से पूछा, जो अपनी घबराहट छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैं ऑफिस से आ रही हूँ, निमल ने नज़रें चुराते हुए कहा। इसका जवाब सुनकर शाहवेज के चेहरे के तासुरात तन गए थे। अपनी नहीं तो कम अज़ कम हमारे ख़ानदान की इज़्ज़त का ख्याल करो। राना ख़ानदान की लड़कियाँ इतनी रात को यूँ अकेले आवारागर्दी नहीं करती। वो बेरहम हुआ था। सर्दियों की आमद थी। वो सफ़ेद रंग के कलफ लगे शलवार कमीज़ में कंधों पर सियाह चादर फैलाए गजब ढा रहा था, लेकिन इसकी सहर अंगेज शख्सियत निमल को मुतासिर नहीं कर पाती थी। वजह इसका बात करने का लहजा था। वो ख़याम राना के सबसे बड़े बेटे हसन राना के सबसे बड़े सपूत होने का शर्फ हासिल रखता था। वो सियासत में दिलचस्पी रखता था और इनके साथ साथ होता था। इसका अंदाज़ रिवायती सियासी वडेरों जैसा था। राना हाउस में सब इससे डरते थे। चलो अब यहाँ से। इससे पहले निमल कुछ कहती वो गाड़ी की तरफ बढ़ गया। इसे यूं रात के वक्त सड़क पर खड़े होकर बात करना अच्छा नहीं लग रहा था। निमल इस बेरहम वडेरे को जाता देख रही थी, जिसे बदकिस्मती से इसकी किस्मत में बचपन से लिख दिया गया था। चलो अब यहाँ तुम्हें गोद में उठा चलो अब यहाँ से या तुम्हें गोद में उठाना पड़ेगा। इसे वहीं पर खड़ा देखकर शाहवेज गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हुए बोला। इसकी बात सुनकर निमल छटपटाई, एक गहरा सांस लिया और फिर कदम गाड़ी की तरफ बढ़ा दिया। इसकी गाड़ी में बैठने के बाद शाहवेज ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। निमल इसकी तरफ देखने से गुरेज कर रही थी। वो रुख गाड़ी के शीशे की तरफ किए बैठी थी। ठंडी हवा इसे सुकून बख्श रही थी। वो सोच रही थी कि घर से हैदराबाद जाने की इजाज़त कैसे मिलेगी। आखिर तुम ये सब छोड़ क्यों नहीं देती? शाहवेज की भारी गमगीन आवाज़ गाड़ी में गूंजी। क्या छोड़ दूँ? निमल ने बिना इसकी तरफ देखते पूछा। यही जॉब करना, ये सब मुझे नहीं पसंद। आखिर किस चीज़ की कमी है राना हाउस में जो तुम चंद हज़ारों की नौकरी के लिए रात गए तक धक्के खाती हो? मैं पैसों के लिए नहीं करती ये सब, लोगों की खिदमत करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, छोड़ दो ये सब। वो हुक्म अंदाज में बोला था। दोनों को अपने रिश्ते की निस्बत बचपन से मालूम थी और इसी निस्बत की वजह से शाहवेज निमल पर ज़्यादा हक जताता था। मैं कहती हूँ आप सियासत छोड़ दें। क्या आप छोड़ देंगे? अब की बार वो रुख शाहवेज की जानिब की एक गहरी नज़रें इसके चेहरे पर जमाए पूछ रही थी। तुम्हारा दिमाग ख़राब है? तुम्हें अंदाज़ा भी है तुम क्या कह रही हो? शाहवेज का दिमाग भग से उड़ा। पहले ही वो ख़याम राना के इलेक्शन हारने की वजह से अच्छा खासा परेशान था और निमल की हरकतें और इसकी बातें। निमल को सियासत नहीं पसंद थी और वो अमन पसंद लड़की थी जो एक पुरसकून ज़िंदगी गुजारना चाहती थी, लेकिन शाहवेज के होते हुए ऐसा मुमकिन नहीं था। जी बिल्कुल, मेरा दिमाग ख़राब नहीं है, इसीलिए मैं नहीं छोड़ सकती और आप मुझे मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि दादा जान मुझे इसकी इजाज़त दे चुके हैं। निमल पुख्ता लहजे में कहा। शाहवेज के चेहरे पर वाज़ेह नागवारी उभरी थी। ठीक है, फिर कुछ दिन है तुम्हारे पास, जी लो अपनी मर्ज़ी, फिर मैं देखता हूँ तुम किसकी इजाज़त से चलती हो। वो एक एक लफ्ज़ चबाते हुए बोला था। इससे पहले निमल कुछ कहती गाड़ी एक झटके से रुकी थी। वो लोग राना हाउस के सामने थे। कुछ ही पलों में गेट खुला और गाड़ी घर के अंदर दाखिल हो गई। निमल ने खामोश रहने में आफियत जानी थी। वो जानती थी अगर शाहवेज अपनी ज़िद पर आ जाता तो यकीनन अगली सुबह इसके जुमले हकूक़ अपने नाम लिखवा कर घर में कैद कर देता, और वो फिल वक्त ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। मलिक हवेली में अरहम अली के कुछ दोस्त आए हुए थे। दिन में वो लोग शिकार पर निकले थे। कुछ देर पहले मेहमान खाने से रुखसत करने के बाद वो जैसे ही हवेली की रिहाइश गाह में दाखिल हुआ था, इससे खानम बेगम लाउंज के सोफे पर बैठी नजर आई। अस्सलाम वालेकुम खानम भी। अरहम ने अदब से इन्हें सलाम किया। वालेकुम सलाम। खानम बेगम ने
खानम बेगम ने, जिन्हें मलिक खानदान में सब खानम भी कहते हैं, सर हिलाकर जवाब दिया। चले गए तुम्हारे दोस्त? वो पूछ रही थी। जी, अरहम ने मुस्कुराकर जवाब दिया। खानम बी ने होले से इस बात में सर हिलाया। मलिक खानदान का ये वाही लड़का था जो इन्हें सबसे ज़्यादा इज्जत देता था। वैसे तो सभी खानम बी की इज्जत करते थे, इनकी शख्सियत ही ऐसी थी कि हर शख्स अदब करने पर मजबूर हो जाता था, लेकिन अरहम वो अपनी अच्छी तरबियत के बायस कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। तुमने पूछा तुम्हारी माँ कब वापस आ रही है हवेली में? इनकी बात सुनकर अरहम के अपने कमरे की जानिब बढ़ते कदम रुक गए। मेरी इनसे बात हुई है, वो कुछ दिनों तक आ जाएंगी। अरहम ने संजीदा लहजे में जवाब दिया। तुम्हें अब अपनी माँ को समझाना चाहिए कि एनजीओ छोड़ दे। सोशल वर्क करके इसे क्या मिल जाएगा, और क्या मिला है? इतने सालों से वो ये सब कर रही है। खानम बी के लहजे में अरहम की माँ के लिए नापसंदीदगी वाज़ेह थी। अरहम के कुशाद पेशानी पर लकीरें उभरी। ये तो वही बता सकती हैं जिनके लिए वो काम कर रही हैं, और इनका लोगों की खिदमत करना मुझे अच्छा लगता है। आज तुम्हें माँ का ये काम पसंद है, कल को अपने लिए ऐसी ही लड़की ढूंढ लोगे जो सोशल वर्क करती हो। पता है लोग कितनी बातें बनाते हैं। तुम्हारी माँ का गांव गांव फिरना फिरना हमें शर्मिंदगी में मुब्तला करता है। इसमें शर्मिंदगी वाली क्या बात है खानम भी? बल्कि मेरी माँ के सोशल वर्क से सियासी तौर पर सब लोगों को फ़ायदा ही हुआ है, कोई नुकसान नहीं। और हाँ, अगर कल को मेरी बीवी ये काम करना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। वह संजीदा से लहजे में कहता अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। खानम बी का जवाब सुनने के लिए रुका नहीं था। खानम बी की नज़रों ने दूर तक इसका पीछा किया। बेशक वो ठीक कह रहा था, बहराम मलिक को इस काम से काफ़ी फ़ायदा हुआ था, लेकिन खानम भी इस औरत को मुतमईन और पुरसकून देखना नहीं चाहती थी। वजह इनकी जुलेखा मलिक अरहम की माँ से ज़ाती दुश्मनी थी जो बरसों से चली आ रही थी। आए तो वसूल पड़ी और पिलाया पानी। अब मोहब्बत में खसारा नहीं होने वाला। थोड़ा थोड़ा ही मुयस्सर रहे काफ़ी है मुझे। वो शख्स मेरे सारे का सारा नहीं होने वाला। रात की खामोशी में घुंघरू की छनकार में फ़िज़ा में अजीब सा हताश पैदा किया हुआ था। वो हुस्न की मलका, मेहंदी लगे पाँव और हाथों का सनेज़ों के बजे गए मौसीकी के आलात पर जिससे धुनें उभर रही थी, हिलाकर खूबसूरत रक्स कर रही थी। वाह वाह और हाय, लूट लिया की आवाज़ें चारों तरफ से उभरी थी। अमन मलिक अपने दोस्तों के साथ निगार बेगम के कोठे पर मौजूद था, जो शहर का सबसे खूबसूरत कोठा कहलाता था। हाथ में जलते महंगे सिगार को होंठों से लगाए और धुआं फिजा में चलते वो खुमार आलूद नज़रों से रक्स करती हसीना को देख रहा था। इसे रक्स करती लड़कियां बहुत पसंद थी, और ख़ास तौर पर हसीना। वो रक्स में माहिर होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। अमन मलिक इसे पसंद करता था, और हसीना वो तो दिलो जान से अमन मलिक पर मरती थी। अमन हफ्ते में 2 बार सिर्फ हसीना का रक्स देखने आता था। निगाह बेगम इसे मुंह मांगे कीमत वसूल करती थी। कुछ देर बाद रक्स ख़त्म हुआ तो वो हसीना के साथ इसके कमरे में आ गया। वो 25 साला खड़े जवान था, शख्सियत सरंगेज थी, जिसकी वजह कीमती लिबास था, और इससे भी कीमती खुशबू जो वो लगाता था। पास से गुजरने वाले कुछ शख्स को वो पागल कर देती थी। कैसा जादू किया आपने हम पर मलिक साहब, हम आपके अलावा किसी और को नहीं देख पाते। वो अमन के सीने पर सर टिकाए एक अदा से कह रही थी। जादू तो तुम भी करती हो हसीना बेगम, ऐसा जादू कि अमन मलिक को तुम्हें देखने के लिए आना ही पड़ता है। आप पर हमारा सब कुछ कुर्बान मलिक साहब, और आप रक्स की बात करते हैं। इसकी बात सुनकर वो होले से मुस्कुरा दिया। जानता था वो ऐसी बातें करना इन तवाइफों के रग रग में शामिल था। जब तक मैं हूँ और कोई नहीं आएगा, और ना ही तुम किसी और को देख पाओगी। वो मगरूर लहजे में बोला। और आप कब तक रहेंगे मलिक साहब? वो इन मेहंदी से सजी हथेलियों को थोड़ी के नीचे जमाए आंखों में बेयकीनी लिए पूछ रही थी। कमरे में विंडो चार्म की छन गूंज रही थी। विंड चार की छन गूंज रही थी। जब तक मेरा दिल नहीं भरता। वो साहब को हुआ, हम आपका कभी दिल नहीं भरने देंगे मलिक साहब। हसीना का दिल हल्का सा कांपा था, लेकिन वो खुद को संभाल कर एक अदा से बोली थी। देखते हैं, लेकिन अभी तक ऐसी औरत नहीं आई मेरी ज़िंदगी में जो अमन मलिक को बांध कर रख दे। वो इसे मुस्कुरा दिया। इसकी मुस्कुराहट पर हसीना को अपनी जान हवा होती महसूस हुई। गहरी मूंछों तले अनाबी लब और खुमार आलूद आंखें। हसीना अमन मलिक की वजाहत पर अपना आप मुकम्मल तौर पर हार गई थी। कल की किसको खबर थी? हसीना के लिए इतना ही काफ़ी था कि वो शख्स इसके पास था, वो सिर्फ इसका था। मनहूसों ने मुझे भेज दिया चाय बनाने। खुद पता नहीं मेरे पीछे क्या क्या प्लानिंग कर रही होंगी। मिनाल ट्रे में चाय का कप लिए खड़े होते बड़बड़ाई। आज चाय बनाने की बारी इसकी थी। रात को हनावे के कमरे में इनकी महफिल लगती थी और फिर देर तक जाती थी। सुबह कमरे का हशर नशर बिगड़ा हुआ होता था। वो चारों दुनिया
जहान के मौज़ूआत पर बातें करती, सोशल मीडिया को खंगाल लेती, नित नए कपड़ों के डिज़ाइन देखती और फिर ऑनलाइन शॉपिंग करती। अक्सर शराइत लगाई जाती थी। उल्टे काम करने की शुरुआत यहीं से होती थी। जैसे ही मिनाइल ट्रे उठाए किचन से बाहर निकली तो लाउंज का दरवाज़ा खुला और शाहवेज और निमल आगे पीछे घर में दाखिल हुए। दोनों के चेहरे पर सर्द और जामे तासुरात थे। मिनाल जानती थी जब तक वो साथ होते हैं इन दोनों के दरमियान कुछ ठीक नहीं होता था। लेट हो गई आप आज आप मिनाल ने नमल से पूछा, जो इससे 3 साल बड़ी थी। हाँ, बस काम ज़्यादा था, निमल जवाब देती अपने कमरे की तरफ बढ़ गई, जबकि शाहवेज फ़ोन पर आने वाली कॉल सुन रहा था। मिनाल गौर से इसे देख रही थी। समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए या नहीं। ट्रे को इसने सोफ़ों के दरमियान पड़ी मेज़ पर रखा और शाहवेज के फ़ोन बंद करने का इंतज़ार करने लगी। कुछ सेकंड बाद फ़ोन कॉल बंद करके शाहवेज ने आबरू चुकाकर मिनाल को देखा। तुम यहाँ क्यों खड़ी हो? वो पूछ रहा था। वो आप खाना खाएंगे? मिनाल ने खुश हो चुके होंठों पर ज़बान फेरते हुए पूछा। नहीं, और ये चाय ले जाओ, ठंडी हो जाएगी। वो संजीदा लहजे में आगे बढ़ गया। शाहवेज भाई, आप चाय लेंगे फिर? मिनाल ने पीछे से आवाज़ लगाई। जाने इसे शाहवेज की इतनी फिक्र क्यों हो रही थी। शाहवेज ने हैरत से पलटकर इसे देखा, जो नर्वस से खड़ी थी। मुझे कुछ ने चाहिए होगा तो मैं मुलाजमा से कह दूंगा, तुम्हें फ़िक्र करने की कोई ज़रूरत नहीं है बच्चे। वो थोड़ा नरम पड़ा था। मिनाल इससे 10 साल छोटी थी। शाहवेज के लिए वो बच्ची ही थी, लेकिन इस वक्त वो इसकी फ़िक्र कर रही थी तो शाहवेज को इसे डांटना अच्छा नहीं लगा। वो इसके लिए कल कल शाहवेज हैरी 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 शाहवेज की बहन जैसी ही थी। वो अब की बार कहकर रुका नहीं और मिनाल को इसका नरम लहजे में बात करना अच्छा लगा था और वो इसे कमरे तक जाता देख रही थी और इसकी आंखों में अजीब सा तासुर था। ज़वाल, दूरी, कमाल, जीना, मुहाल सहना, वबाल कहना, वो तल्ख लम्हे, जहर लहू में तरकियात, चाहे तेरा तसव्वुर। देखो सिमाब, तुमने कहा था अगर तुम पास हो जाओगी तो हम सबको ट्रीट दोगी। वो चारों से सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस थी। बड़ी सी प्राडो सियाह रंग की गाड़ी तेज़ी से सड़कों पर भाग रही थी। हाँ, तुमने कहा था अब तुम पास होगी तो ट्रीट तो बनती है। हनावे ने भी हैरी और मिनाहिल का साथ दिया। हद्दी है ये शायद। इन चारों का 3rd ईयर का रिजल्ट आ चुका था। हनावे पढ़ाई में अच्छी थी। वो थोड़ा बहुत पढ़कर बहुत अच्छे ग्रेड्स ले आती थी, लेकिन बाकी तीनों की थोड़ी थोड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। हैरी और मिनाल दोनों की सप्लियाँ आई थी, लेकिन सिमाब खिलाफ तवक्को पास हो गई थी और वो तीनों सिमाब को इसकी कई कई बातें याद दिला रही थी। इनकी बात सुनकर सिमाब के चेहरे का नागवारी उभरी। हाँ, तो मैंने अपनी मेहनत से पास हुई हूँ। सिमाब ने गर्दन अकड़ा कर कहा। तुम मेहनत से पास हुई हो या नकल करके, जो भी है ट्रीट तो देनी पड़ेगी। ड्राइवर अंकल, ये कोने वाले रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी रोक दें। हनावे ने करीम बख्श को, जो राना हाउस का पुराना और काबिल एतमाद ड्राइवर था, होटल के सामने गाड़ी रुकने का कहा। नहीं बेटा, राना साहब का हुक्म है, गाड़ी नहीं रुकनी कहीं भी, और ना ही आप लोगों को गाड़ी से बाहर जाने की इजाज़त है। बख्श बाबा प्लीज़, देखिए हम कुछ गलत नहीं करेंगे और जल्दी वापस आ जाएंगे। हनावे ने मिन्नत की। सिमाब खामोश बैठी थी और दिल में दुआ कर रही थी कि गाड़ी आज ना रुके, इससे पैसे बच जाएंगे, लेकिन हनावे के होते हुए ये मुमकिन नहीं था। जैसे मेरी दोस्तों के होते हुए ना ये मुमकिन नहीं था। मतलब सिर्फ मेरे नहीं, हम सब के पैसे लग जाते थे। अगर हम 5,000 भी लेकर जा रहे हैं ना, तो जब हम आते थे तो हमारे पे 500 होता था, 200 या 300 ऐसे ही होता था कि बहुत लग जाते हैं यूनिवर्सिटी में। खैर, अब तो यूनिवर्सिटी लाइफ एंड हो गई है। बहुत अच्छा पीरियड था। बिलाखिर वो तीनों मिन्नत करने के बाद ड्राइवर को इन पर तरस आ गया और इसने गाड़ी होटल के पास सामने रोकी। सबसे पहले हनावे बाहर निकली। सफ़ेद यूनिफॉर्म पहने वो शक्ल से काफ़ी मासूम लग रही थी। अंकल आओ मोटी भैंस, निकल आओ मोटी भैंस, दोनों के पैसों से खाना हो तो फटाफट निकलती हो गाड़ी से, अब क्या फंस गई हो? हैरी और मिनाहिल ने समाप को खींचकर गाड़ी से निकाला। वो बुरा सा मुंह बनाती इनके पीछे ही होटल में दाखिल हुई थी। मौसम खुशगवार था और हनावे ऐसी आउटिंग के लिए हमेशा तैयार रहती थी। अपनी चादरों को अच्छे से दुरुस्त करते हुए एक टेबल की तरफ बढ़ी थी। डर था कि कहीं कोई अपना ना देख ले, और सबसे ज़्यादा डर शाहवेज का था। थोड़ी देर बाद मेरा ऑर्डर लेने आया तो सिमाब की उतरी हुई शक्ल देखकर हनावे ने हाथ हिला रखा। वो चारों मुकम्मल तौर पर खाने में मगन थी। करीम बख्श भाई दरवाजे के सामने खड़ा इनका इंतज़ार कर रहा था। 5 मिनट गुजरे थे कि हैरी को अजीब सा महसूस हुआ था। इनके सामने वाली मेज़ पर लड़कों का एक ग्रुप बैठा था, जिनकी नज़रें इन चारों पर थी। लगता है कॉलेज से क्लासेस बंक करके आई हैं, एक लड़के ने हैरी को देखते हुए कहा था। हनावे की इनकी तरफ पूछती, वैसे
आइटम कमाल की हैं। सिमाब को देखते हुए बोल होले से सीटी बजाई बजाई गई थी। यार इतने बड़े रेस्टोरेंट में इसे छिछोरे लोग कहाँ से आ जाते हैं। मिनाल को कोफ्त हुई थी। इन दोनों मेज़ों के दरमियान ज़्यादा फासला नहीं था। वो लड़की क्या बातें कर रहे थे इन चारों को सुनाई तो नहीं दे रहा था, लेकिन इनके देखने और बेहुदा इशारों से काफ़ी कुछ समझ गई थी। इधर मत देखो यार, तुम्हें नहीं पता इनका ताल्लुक किस खानदान से। एक लड़के ने अपने दोस्तों को बाज रखने की कोशिश की। जिस भी खानदान से है हमें क्या लेना देना, मुझे तो बस हेलो हाय करनी है। वो लड़का काफ़ी छिचोरा था। ना कर यार, मैं इनमें से एक एसपी खिजर हयात की मंगेतर है और बाकी तीनों इसकी माम मामू की बेटियां। राना हाउस से ताल्लुक है इनका। मैं काफ़ी अच्छे से जानता हूँ, अगर यहाँ कोई तमाशा हुआ ना तो एसपी छोड़ेगा नहीं। वो लड़का काफ़ी डरा हुआ लग रहा था। शायद ये डर एसपी खिजर हयात का था। वाह यार, बड़ी बड़ी मालूमात रखी है तुमने। ये बता एसपी की मंगेतर कौन सी है, पहले इसी से हाल वाल पूछते हैं, हाल चाल पूछता हूँ। वो लड़का कहते हुए अपनी कुर्सी से उठा। मुझे लगता है ये अब पिटेगा। वो वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा हनावे। वो लड़का काफ़ी है। वो लड़का हमारी तरफ ही आ रहा है। मिनाल ने झुककर हनावे के कान में सरगोशे किए, जिसने पलट कर भी नहीं देखा था। वो लड़का मुतवाज़िन कदम उठाता इनकी मेज़ पे आ रहा था। या अल्लाह, ये तो इधर ही आ रहा है। अगर यहाँ कुछ हो गया तो हमारा पकड़ा जाना लाजमी है, और फिर हमारी खैर नहीं होनी। हैरी ने के जहन में गुस्से से भरे शाहवेज का चेहरा उभरा। इसकी बात पर हनावे ने अपनी प्लेट से नजरें उठाई और सामने दीवार पर लगे आईने को देखा, जिसमें इसका अक्स उभरा था और पीछे इस लड़के का जो इनकी तरफ आ रहा था। पैसे निकालो जल्दी से, हनावे ने सिमाब से कहा, जो पैसों के नाम पर रौनकबनी से देख रही थी। तुमसे कह रही हूँ 1500 है, बस बिल अदा करो। हनावे ने सिमाब के इस तरफ देखने पर दोबारा कहा। वो लड़का अब इनकी मेज़ के काफ़ी करीब पहुंच चुका था। वो ऐन हनावे के पीछे था। हनावे ने आईने में देखा। इसके हाथ में भारी स्टील का कांटा यानी चम्मच था। जब 4-5 कदमों की दूरी पर था, हनावे ने एक हाथ उठाया। गौर से आईने में देखते हुए चम्मच पीछे की जानिब पूरी कुव्वत से उछाला। निशाना चौंका नहीं था। चम्मच लड़के के पेशानी पर लगा था और वह कराह कर रह गया था। हनावे की इस हरकत पर इन दोनों का मुंह हैरत से खुल गया था। पापा, पैसे नहीं है मेरे पास, इमाम ने अटकते हुए बताया। हनावे ने खा जाने वाली नज़रों से इसे देखा और फिर अपने बैग से पैसे निकालकर मेज़ पर रखे। वो चारों उठ खड़ी हुई थी। वो लड़का अभी तक कराह रहा था। इसकी पेशानी से खून निकल आया था। इसके दोस्त इसकी जानिब लपके थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था क्या हुआ। निकलो अब यहाँ से। हनावे बाहर की जानिब भागी थी और इसके पीछे वो तीनों भी। ये तुमने क्या किया हनावे? अगर किसी को पता चल गया तो। मिनाल के चेहरे की रंगत उठ चुकी थी। निकलो अब यहाँ से। वो तेज तेज कदम उठाती होटल से बाहर निकली और भागने के अंदाज में कार की तरफ बढ़ी थी। ड्राइवर ने चौंक कर इन्हें देखा और फिर सर झटक कर गाड़ी की तरफ बढ़ चुका था। गाड़ी एक बार फिर से तेज रफ्तारी के साथ पथरीली सड़क की पर घर की जानिब रवा थी। मैं मरना नहीं चाहती, लेकिन मैं जीने के काबिल नहीं हूँ। मैंने सब कुछ खाक में मिला दिया और मेरी मोहब्बत ने मुझे राख बनाकर उड़ा दिया। अपने ख़ानदान के नाम पर कालक मलने से बेहतर है मैं मर जाऊँ और मेरी मौत का जिम्मेदार वो एक शख्स जिसने मोहब्बत के नाम पर धोखा दिया। खुदा इससे मेरे हर दर्द का बदला ले और मुझे माफ़ कर दे, आमीन। लंबे घने बाल पुश्त पर बिखरे थे। वो कमरे की खिड़की में खड़ी बाहर खाली आसमान को तक रही थी, जिस पर ये मुझे लगता है माजी है शायद या प्रेजेंट है, जिस पर शफक की लाली फैली हुई थी। सूरज मशरिक से मगरिब तक का सफ़र तय करके अब डूबने को तैयार था। को तकते इसकी आंखों में अजीब सा तासुर उभरा था। जब खाली आसमान पर एक इसे लफ्ज़ लिखे नज़र आने लगे थे और देखते ही देखते इसकी आंखें जलने लगी थी। ये लफ्ज़ इसका पीछे नहीं छोड़ते थे और अब वो लौट आई थी, हर हिसाब बराबर करने, सारे बदले लेने। हनावे सांवली आवाज़ सुलानी हनावे सलोनी आवाज़ पर वो चौंकी थी। हाथ बढ़ाकर फटाफट नम आंखों को साफ किया और पलट कर देखा। सना भाभी कमरे के दरवाजे पर खड़ी थी। ये हाल चल रहा है जी भाभी, मुतवाज़िन आवाज़ में कहा गया था, लेकिन इसका नम लहजा सना भाभी को इसके रोने की झलक देता था। तुम ठीक हो तो हो ना? वो अब फिक्रमंदी से पूछ रही थी। जी मैं ठीक हूँ। वो ज़बरदस्ती मुस्कुराई। आ जाओ, फिर खाना तैयार है, तुम्हारे भाई तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। सना भाभी ने मुस्कुराकर कहा। वो गौर से हनावे को देख रही थी। वो गुजरे कुछ सालों में बहुत बदल गई थी। लंबे बाल लंबे हो गए थे, पहले से भी हसीन हुस्न मजीद निखर गया था। सोगवार हुस्न लिए इसके चेहरे की रौनक और हंसी कहीं खो गई थी।
जी आप चले, मैं आती हूँ, हनावे ने मुस्कुराकर कहा। तो सना भाभी इस बात में सर हिलाकर चली गई। हनावे ने हाथ में थामे मोबाइल को देखा, फिर स्क्रीन पर इस शख्स का नंबर था जिसे इसने कुछ देर पहले कॉल की थी। मैं तुम्हें बख्शने वाली नहीं हूँ अमन मलिक, याद रखना। इसका हौसला चट्टानों की मानित पुख्ता पुख्ता और बुलंद था, और आंखें अब चिंगारियां निकल रही थी, कभी सरासर महर, कभी कहर ही कहर। मैं लड़की के रूप में कुछ अमृत हूँ और कुछ जहर। वो कहर ही तो बनकर लौटी थी, वो जहर जो अपने अंदर बरसों से लिए फिर रही थी, जो इसे ना जीने देता था ना मरने। वो जहर वो अब अमन मलिक की रगों में उतारने आई थी। मैं छोड़ूंगा नहीं किसी को भी। मैं तुम्हारा रेस्टोरेंट बंद करवा दूंगा। मुझ पर यहाँ जानलेवा हमला हुआ है, ये सिक्योरिटी है तुम लोगों की। आदिल शबीर अपनी पेशानी को रुमाल की मदद से थामते चिल्ला रहा था। तो आपको किसने बोला था कि ठरकियां करो, ठरकी कहीं के। मेरे डैड को कॉल मिलाओ, इनका ये रेस्टोरेंट अभी बंद हो जाएगा, इसने अपने दोस्त से कहा। इन चारों के जाने के बाद आदिल शबीर, जिसकी पेशानी पर कांटा लगा था, इसने पूरे रेस्टोरेंट को सर पर उठा लिया था। सीसीटीवी सर, सर प्लीज़ हम आपसे माफ़ी मांगते हैं, जिसने भी ये हरकत की है वो बचेगा नहीं, बस आप पुरसकून हो जाएं। हम अभी सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं, लेकिन इससे पहले आप पुरसकून हो जाएं। होटल के मैनेजर के पाँव फूल चुके थे। वो आदिल शबीर और उनके ख़ानदान से बखूबी वाकिफ़ था, और शबीर साहब वाकई ये होटल हमेशा के लिए बंद करवा सकते थे। पुरसकून माइल फुट पुलिस को कॉल की जाए। आदिल शबीर को गुस्सा इस बात का था कि एक तो वो इन लड़कियों को ठीक से देख नहीं पाया, और दूसरा वो लड़की इसको चोट पहुंचाकर चली गई थी। वो जब तक इसका दोस्त बाहर गया, इनके पीछे से वो चारों गायब हो गई थी। मैनेजर मरता क्या ना करता, इसने पुलिस को कॉल कर दी ताकि वो आए और आदिल शेर पर हमला करने वाले को ढूंढ सके। हल्की हल्की बूंदाबांदी ने मरी को अपनी लपेट में ले लिया था। तेज रफ्तार जीप एकदम पुलिस स्टेशन के सामने आकर रुकी। वो पुलिस की वर्दी में जीप से बाहर निकला था। वर्दी के ऊपर पहुंची जैकेट बारिश की वजह से कुछ कुछ भीग चुकी थी। खिजर खिजर ने कदम अंदर की जानिब बढ़ाया। इस्लाम सर। वर्दी में मलबूस एसपी खिजर हयात को सिपाही ने सैल्यूट किया। वो सबको जवाब देता अपने ऑफिस के रूम की जानिब बढ़ा था। जैकेट इसने उतार कर कुर्सी से के पीछे लटकाई और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ चुका था। 5 मिनट बाद इंस्पेक्टर हमजा इसके कमरे में मौजूद था। सर, शबीर साहब का कहना है कि किसी ने जानबूझकर इनके बेटे पर हमला किया था। आदिल शबीर की पेशानी पर दो टांके लगे थे की पेशानी पर 2 टांके लगे थे। जख्म काफ़ी गहरा लगा था। होटल के कैमरों से जो हमें रिकॉर्डिंग मिली है वो ये है सर, हमजा ने कहते हुए लैपटॉप का रुख खिजर के साथ किया था, जो गौर से वीडियो देख रहा था, और फिर एक यक लख्त इसके चेहरे के तासुरात बदले। हनावे, हरी, मिनाल और सिमाब चारों कॉलेज की यूनिफॉर्म में होटल में मौजूद थी। आदिल शबीर के इनकी मेज़ की जानिब बढ़ने और फिर हनावे का कांटा मारने को वो बखूबी देख रहा था, लेकिन हनावे का चेहरा वाज़ेह नहीं था। वो चादर में थी और कैमरा बिल्कुल इसके सर के ऊपर था। अलबत्ता सिमाब और मिनाल नज़र आ रही थी, लेकिन वो हनावे को अच्छी तरह से पहचानता था। अब क्या करना है? इंस्पेक्टर हमजा और खिजर की दोस्ती भी थी, दोनों साथ ही पढ़े थे, और हमजा राना हाउस के हर फर्ज से वाकिफ था। इसने भी इन चारों को पहचान लिया था। खिजर के चेहरे पर गुस्सा वाज़ेह झलक रहा था। वैसे वीडियो में ये भी नज़र आ रहा है कि लड़कों का ये ग्रुप दूसरी मेज़ पर बैठी लड़कियों को तंग कर रहा था। ये लोग इशारा कर रहे थे, और आदिल शबीर ये बहुत ही लोफर आवारा किस्म का लड़का है। ये ज़रूर इनकी मेज़ की तरफ किसी बुरे इरादे से गया था। तभी आपकी मेजर अखवान की बेटी ने वो कांटा पीछे की जानिब उछालकर इसके बाज रखने की कोशिश की, लेकिन निशाना कुछ ज़्यादा ही पक्का था, जो जो आदिल शबीर को गहरा जख्म दे गया। इंस्पेक्टर हमजा ने भी हनावे को पहचान लिया था, शायद तभी वो वाज़ेह अल्फाज में मेजर अगवान राना यानी हनावे के बाबा का नाम ले रहा था। खिजर गहरी सोच का शिकार नजर आता। सर आदिल शबीर ने इस हादसे को अपनी अना का मसला बना लिया है। इसका कहना है कि इन लड़कियों को ढूंढा जाए, ख़ास तौर पर इस लड़की को, और फिर इसके सामने लाया जाए। मकसद आप जानते हैं वो क्या करेगा। इंस्पेक्टर हमजा ने ढके छुपे लफ्ज़ों में खिजर को आदिल शबीर के इरादे से आगाह किया। एसपी खिजर हयात के जबड़े भींच गए थे। वो नहीं चाहता था कि हनावे की बेवकूफ़ियों की वजह से राना ख़ानदान को किसी परेशानी का सामना करना पड़े, और जो वो जो भी और
जो भी वो इसकी कज़न थी और किसी भी हाल में आदिल शबीर को इस तक नहीं पहुंचने देना चाहता था। पता करो आदिल शबीर के नाम पर किस किस के पुलिस स्टेशन में कितने केसेस हैं, खिज़र ने सोचते हुए कहा। और इसे इसे और इस मसले को अपनी तरीके से हल करने वाला था। ठीक है सर, बेफिक्र रहें, काम हो जाएगा। इंस्पेक्टर हमजा इसकी बात की गहराई समझकर मुस्कुरा दिया और फिर लैपटॉप उठाकर बाहर निकल गया, जबकि खिज़र ने फ़ोन उठाकर राना हाउस में मौजूद एक शख्स का नंबर मिलाया जो काबिल एतबार था। ये सब तुम तीनों की वजह से हुआ। अगर तुम तीनों ट्रीट ना ठूंसती तो ये सब नहीं होता। सिमाब इन तीनों पर इल्ज़ाम डालकर खुद बरी हो गई थी। मोटी, तुम सबसे पहले मेरे 1500 निकालो, बाकी बकवास बाद में करना, पहले ही मेरा मूड बिगड़ चुका है। हनावे ने इंतहाई मुंह फट अंदाज में कहा। वो चारों हनावे के कमरे में थी। हनावे यूनिफॉर्म बदल चुकी थी, जबकि वो तीनों काफ़ी परेशान सी थी। बस अल्लाह जो हो गया वो किसी को पता ना चले, और शाहवेज भाई को तो बिल्कुल भी नहीं। हरी दुआएं मांग रही थी। वैसे हनावे, तुम्हें क्या ज़रूरत थी इस तरह इसे मारने की? मनाल ने संजीदगी से कहा। और किस तरह से मारती? तुम लोगों ने कहा था वो काबिल एतराज़ इशारे कर रहा है, हमें डर लग रहा है। अब क्या हुआ? अ- अब क्या हुआ? क्या अच्छा होता अगर वो तुम्हारे पास आ जाता और हम में से किसी का हाथ पकड़ लेता, फिर इज्जत रह जाती। हनावे पुरजोश लहजे में कह रही थी। अंदाज तकरीर करने वाला था और वो तीनों इसे देख रही थी। देखो, जो हुआ इसे भूल जाओ और कुछ गलत नहीं हुआ। जो हुआ अच्छा हुआ। अब कोई अगर वो हमें मिल भी गए तो ऐसी हरकतें ही करेंगे। हनावे ने बात के इख्तिताम पर तीनों को देखा, जो काफ़ी हद तक कायल नजर आ रही थी। हाँ, ठीक कह रही हो, जो हुआ इसे भूल जाना चाहिए। बिलाखिर हैरी ने कहा था। गुड, अब निकलो मेरे कमरे से, मुझे शदीद नींद आ रही है। हनावे ने बेड पर लेटे कंबल ओढ़ते हुए कहा। वो तीनों एक साथ उठी थी। सिमाब को भूख लगी थी, जबकि हैरी और मिनाल को भी नींद आती थी। वो रात देर तक जागती रहती थी। और तुम मोटी, मेरे पैसे शाम तक तैयार रखना, वरना अच्छा नहीं होगा। हनावे ने कंबल के अंदर से ही सिमाब को धमकी दी थी, जो बुरा सा मुंह बनाकर कमरे से निकल गई थी। वो स्टडी रूम में बैठा पढ़ने में मसरूफ था, जब अचानक लकड़ी के शानदार मेज़ पर इसका फ़ोन थरथराया। हैदर ने फ़ोन उठाकर खिज़र की कॉल देखी थी। खिज़र की कॉल, वो भी इस वक्त। हैदर ने रिसीव करने के बाद फ़ोन कान से लगाया। हेलो हैदर, तुम घर ही हो ना? खिज़र की संजीदगी सी आवाज़ उभरी थी। जी घर ही हूँ। खैरियत? हैदर के वजीहा चेहरे पर पेशानी फिरी। हाँ, एक मसला हो गया है। कैसा मसला? सब ठीक है ना? हैदर ने किताब बंद करते हुए पूछा। वो आपके घर में ही है ना? खिज़र ने कोफ्त ज़्यादा लहजे में पूछा। वो आफ्तो के नाम पर? हैदर के चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई। जी, 3 घंटे पहले किसी आंधी तूफान की तरह राना हाउस में घुसी थी, और अब काफ़ी खामोशी है। हर तरफ लगता है या सो चुके हैं या बाहर लॉन में हैं। इन चारों को लेकर, और ख़ास तौर पर हनावे को हयात हाउस पहुँचो, मैं भी आता हूँ। अब क्या कर दिया इन्होंने? बताता हूँ। तुम आफ्तो के सरदार को लेकर आओ ज़रा। वो संजीदा लहजे में कहता फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि हैदर की पेशानी पर लकीरें उभरी। यकीनन इन्होंने कुछ गलत किया होगा, हैदर को यकीन था। हैदर सबसे पहले सिमाब के कमरे में आया था, जो इसकी इकलौती बहन थी। वो कंबल तान कर सोई रही थी। सिमाब, सिमाब उठो। हैदर ने इसे उठाने की कोशिश की। उठ जाओ सिमाब, एक ज़रूरी बात करनी है। हैदर ने इसके पास बैठकर चेहरे से कंबल उतारी तो इसे कहा। इसे सिमाब बहुत अजीज थी। क्या क्या है भाई? सोने दे, मुझे नींद आ रही है। सिमाब की नींद से बोझल आवाज़ उभरी थी। वो हल्का सा कसमसाई थी। हाँ बिल्कुल, ताकि रात भर तुम चारों जाकर कुछ नया प्लान करे और नई मुसीबतें खड़ी करे ना। हैदर की बात का सिमाब पर कोई असर नहीं हुआ था। उठ जाओ सिमाब, देखो मैं पिज़्ज़ा लेकर आई हूँ। और हैदर का तीर निशाने पर लगा था। सिमाब एक झटके से उठ बैठी थी। वो फास्ट फूड का काफ़ी शौक से खाती थी। कहाँ है पिज़्ज़ा? बिखरे बाल लिए मूंदी आंखें वो चारों तरफ देख रही थी। पिज़्ज़ा खा खा कर तुमने एक दिन जिंगर बर्गर बन जाना है। खिजर का फ़ोन आया है, जल्दी चलो, वो अपने घर बुला रहा है। हैदर ने घुमा गोया धमाका गया। सिमाब के पैरों तले ज़मीन खिसक गई। नहीं भाई, मैंने कुछ नहीं किया। हनावे ने किया। सिमाब ने अपनी सफाई दी। तो ठीक है, फिर चलो हनावे के कमरे में इसे उठाओ, वरना खिजर के हाथों तुम सबकी खैर नहीं। हैदर के चेहरे पर संजीदगी देखकर सिमाब एक झटके से बेड से उतरी, हाथों से बालों को सीधा किया और हैदर के पीछे ही कमरे से निकल गई। अब वो हनावे के कमरे के सामने थी। सिमाब अंदर चली गई थी, जबकि हैदर बाहर ही खड़ा था। इसे सिमाब के अलावा राना हाउस की किसी भी वो लड़की के कमरे में यूं जाना अच्छा नहीं लगता था। इसीलिए पहले वो सिमाब को उठाकर लाया था, और जो इसकी बहन थी इसलिए वो मुतमईन था। हनावे उठ जाओ, मसला हो गया है, और वो भी तुम्हारी वजह से। सिमाब हनावे को उठा रही थी, जो नींद की पक्की थी। सोती हुई तो घंटों उठती ही नहीं थी। खिजर भाई बुला रहे हैं। सिमाब ने इसे डराना चाहा। मुझे नहीं जाना कहीं, और तुम मुझे तंग ना करो, जाओ यहाँ से। हनावे ने दो टोक जवाब दिया।
हैदर भाई अंदर आ जाएं, ये नहीं उठी। सिमाब ने हैदर को बुलाया और सिमाब की मौजूदगी में अंदर आ गया हनावे। हैदर की मीठी सी आवाज़ उभरी थी। हनावे ने पट से आंखें खोली, चेहरे से कंबल उतार कर देखा कि वाकई है या नहीं, और वो इसके सामने ही खड़ा था। राना हाउस का ये वही लड़का था जो हनावे को थोड़ा बहुत पसंद था। वजह हैदर का धीमा लहजा और अपने काम से काम रखना था। वो काफ़ी पढ़ाकू वाकई हुआ था। इसी वजह से CSS के पेपर दे चुका था। इसका रिजल्ट आने वाला था। वो कभी इन चारों को अपनी अपनी को इनकी गलती पर डांटता नहीं था, बल्कि हमेशा प्यार से समझाता था। इसके चेहरे पर हर वक्त मुस्कुराहट रहती थी। आप यहाँ। हनावे उठ बैठी। खिजर बुला रहा है, चलो यहाँ, चलो मेरे साथ। वो काफ़ी संजीदा लग रहा था। जी मैं आती हूँ। हनावे बात मान गई थी। मैं नीचे इंतज़ार कर रहा हूँ, जल्दी आना। वो इस आफत को गुड़िया से कहकर चला गया। क्या हुआ है? हनावे ने सिमाब से पूछा। वही जो हमेशा होता है, हमारा हर गलत काम का इल्म सबसे पहले खिजर भाई को ही होता है। खिजर का नाम सुनकर हनावे हनावे के चेहरे पर नागवारी उभरी। अगर इस दुनिया में सिर्फ ये SP खिजर हयात नहीं होता तो मेरी जिंदगी गुलजार होती। हनावे बुरा सा मुंह बनाते हुए बेड से नीचे उतरी थी। वो जानती थी कि ये खबर खिजर तक ज़रूर जाएगी, लेकिन इतनी जल्दी पहुंच जाएगी इसे अंदाज़ा नहीं था। कहाँ जा रहे हो तुम सब? फारिया बेगम ने इन चारों को हैदर के साथ बाहर की जानिब जाते देख तो पूछा। वो अम्मी पुप्पो ने बुलाया है। हनावे ने झूठ बोला। लेकिन क्यों? फारिया बेगम को हैरत हुई। वो दरअसल मौसम काफ़ी अच्छा है ना, तो उन्होंने पकोड़े बनाए हैं, इसीलिए जा रहे हैं। हैरी ने जवाब दिया। जब हैदर इनके इनके यूं झूठ बोलने पर हैरान रह गया था। फारिया बेगम मशकूक नज़रों से इन्हें देख रही थी। जाएं हम? इनके यूं देखने पर हनावे ने पूछा तो उन्होंने होले से सर हिला दिया और चारों लाउंज के दाखिली दरवाजे की तरफ बढ़ गई। क्या तुमने दुनिया में सभी गलत काम करने का ठेका ले रखा है? खिजर एक लफ्ज़ चबा चबा कर कह रहा था। हनावे लैपटॉप पर नज़रें जमाए बैठी थी, जहाँ वीडियो रिकॉर्डिंग चल रही थी। और तुम लोग कॉलेज पढ़ने जाती हो या आवारागर्दी करने? और अब वो तीनों को देख रहा था जो सोफे पर नज़रें झुकाए बैठी थी, जबकि हैदर चाय के साथ साथ इनके से तफसारी से भरपूर लत्फानंदोज़ हो रहा था। ये जानबूझकर नहीं किया मैंने, बस हो गया। हनावे ने सफाई दी। क्या वाकई जानबूझकर नहीं किया? वो यूनिफॉर्म पहले खालिस पुलिस ऑफिसर के अंदाज में तशवीश कर रहा था। खिजर भाई, वो हमें तंग कर रहे थे और इशारे भी आप देख लें। मिनाल ने कुछ कहने की जुर्रत की थी। सब देख रहा है मुझे, वो गुस्सा जब्त करते हुए कह रहा था। बस कर दो खिजर, बच्चियों को जान लोगे अब क्या? रुखसार पुप्पो ने इसे यूं डांटते इसे टोका। बच्चियां अम्मा, ये बच्चियां हैं और ये बच्चियों के काम हैं। सेठ सेठ शबीर पर्चा कटवा चुका है और अब आप इन्हें बच्चियां कह रही हैं? कमाल है। वो कुछ ज़्यादा ही गुस्से में था। हनावे मुंह फुलाए बैठी हुई थी। इसके कटे हुए बाल पिछानी पर बिखरे थे। वो सिर्फ खिजर को सख्त सख्त जवाब देना चाहती थी, लेकिन हैदर और पुप्पो की वजह से चुप थी। वो दोनों के सामने अपनी इमेज खराब नहीं करना चाहती थी। अचानक खिजर की नज़र हैदर पर पड़ी, जो पकौड़े खाने में मसरूफ था और होंठों पर मुस्कुराहट फैली थी। तुम क्यों हंस रहे हो? लतीफ़े सुना रहा हूँ, खिजर ने जलकर हैदर से कहा, जो इन्हें समझाने की बजाय पुरसकून बैठा था और ऊपर से हंस रहा था। खिजर और हैदर की अच्छी खासी दोस्ती थी। मैं इसीलिए हंस रहा हूँ कि हमारे ख़ानदान की लड़कियाँ कम से कम भोली भाली नहीं हैं, जिन्हें कोई तंग कर सके, जबकि ये हशर नशर करने वाली है। हैदर की बात सुनकर हनावे का तेरा खून बड़ा था और मैं पुरसकून इसलिए हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ सेठ शबीर जैसे लोगों से निपटना तुम्हारे बाएं हाथ का काम है। हैदर ने बिल्कुल ठीक कहा था। खिजर के तने हुए कंधे ढीले पड़े थे और मैं इन्हें डांट इसलिए नहीं रहा कि वो काम तुम बखूबी पूरा कर रहे हो। तुम अगर डांट ख़त्म हो गई हो तो जाओ चाय पी लो, ठंडी हो जाएगी। हैदर ने इसे पुरसकून करने की कोशिश की। नहीं, मुझे पुलिस स्टेशन वापस जाना है। तुम चारों ख्याल रखना और वो लोग कहीं भी मिले तो पहचानना मत। और तुम मिस हनावे राना, मैंने ठेका नहीं ले रखा तुम्हें हर मुसीबतों से बचाने के लिए। आइंदा सोच समझ कर कुछ करना, वरना नतीजा राना हाउस वाले खुद भुगतेंगे। वो वाजे धमकी देता अपनी कैप उठाकर घर से बाहर निकला। कुछ दिन पहले ही तो हवाई फायर करके हनावे को कुत्ते से बचाया था और आज वो मजीद इंसानी जानवर को पीछे लगवा आई थी। क्या यार फुप्पो, शाहवेज और ये खिज़र, ये दोनों क्या खाते हैं जो हर वक्त मिर्चें चबाते रहते हैं? इसके जाने के बाद हैदर ने गर्म माहौल को बेहतर करने की कोशिश की। ये तो मैं खुद भी नहीं जानती। रुखसार फुप्पो मुस्कुरा दी। जी नहीं, शाहवेज भाई ज़्यादा गुस्से वाले हैं, जबकि खिज़र तो बहुत केयरिंग है। हैरी ने मुंह से बेख्तियार फिसला था। हनावे ने मुस्कुराहट जब्त करते से देखा, जो छुप गई थी।
आइंदा तुम लोग अकेले नहीं जाओगी कहीं भी, जाना हुआ तो मुझे कह देना, मैं लेके जाऊंगा। तुम लोगों की वजह से करीम बख्श ड्राइवर को नौकरी भी रिस्क में पड़ गई है। अगर शाहवेज को पता चल गया तो वो इन्हें निकालने में देर नहीं लगाएगा और ये अच्छा नहीं होगा। समझ आई? हैदर इन्हें प्यार से समझाने की कोशिश कर रहा था। जी समझ गए। हनावे चहकती थी। वो ढीठ मिट्टी से बनी थी। अभी कुछ देर पहले क्या हुआ था वो सब भूल चाल कर चाय और पकौड़ों के साथ इंसाफ कर रही थी। में हुर्सी वफ़ाएं शामिल हैं। मेरे मिजाज में उसकी वफ़ाएं शामिल हैं। कोफा तेरे वजूद में बसता है जा बजा। वो नक्शा सा तैयार होते आईने के सामने खड़ा था। परफ्यूम का स्प्रे खुद पर करते हुए वो खुद की शानदार शख्सियत को देख रहा था जिस पर इसे बहुत गुरूर था। अचानक इसके मोबाइल पर बीप हुई थी। आगे बढ़कर इसने मोबाइल उठाया तो इसे वाजे अल्फाजों में बेवफा कहा गया था। इसके लबों पर मुस्कुराहट बिखर गई। वफा करना और वफादार कहलाना इसे वैसे भी पसंद नहीं था। मैं आपको बहुत मिस कर रही हूँ अमन। जज्बात से भरी भरपूर स्क्रीन पर चमके थे। वो कल से इसे इग्नोर कर रहा था। वो लड़की जिसे वो जानता तक नहीं था इस पर मर मिटी थी। और अमन वो अब कभी तवज्जो देता तो कभी इग्नोर कर देता। वो खूबसूरत थी और खूबसूरती वो अमन मलिक की कमज़ोरी थी। मैं आ रहा हूँ तुमसे मिलने। इसने मैसेज टाइप करके सेंड किया। सच वो हैरान हुई थी। हाँ तुम मिलना चाहती हो ना मुझसे, चलो आज तुम्हारी ख्वाहिश पूरी कर देते हैं। वो जैसे सखी हुआ था। मुझे बताएं कहाँ आना है, मैं खुद पहुंच जाती हूँ। इसकी बात के जवाब में अमन ने एक मशहूर रेस्टोरेंट का नाम बताया। मोबाइल बंद करके वापस रख दिया और फिर सिटी पर कोई धुन गुनगुनाता आईने में खुद को देखकर मुस्कुरा दिया। सेठ साहब आप एक बार रिकॉर्डिंग खुद गौर से देख लें। इसने लड़की ने वो कांटा जानबूझकर नहीं मारा। वो हाथ हिला रही थी और छोटे इसके छूटते इसके छूटकर पीछे की जानिब गिर गया। खिजर फोन पर सेठ बशीर से बात कर रहा था। जबकि इसके सामने बैठा आदिल गुस्से से घूर रहा था। और आपने शायद देखा नहीं, सेठ शबीर इंडस्ट्रीज के इकलौता वारिस इतने बड़े रेस्टोरेंट में बैठकर लोफरों वाले अंदाज में इशारे इशारे किनारियों में लड़कियों को छेड़ रहा था। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? खिजर ने हम्म खिजर ने जहरखंद नज़रों से आदिल शबीर को घूरते हुए फ़ोन में सेठ शबीर को सुनाया था। आजकल के नौजवान खून है एसपी साहब, इतना तो कर ही सकते हैं। सेठ शबीर ने ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बात बदलने की कोशिश की थी। जी जानता हूँ ये जवान खून आज सर से निकल आया है ना, आइंदा के लिए सबक होगा। और आपके बेटे पर हरासमेंट के बहुत से केसेस हैं, इनका क्या करूँ? शायद सेठ शबीर भूल गया था कि इसने किसको फ़ोन किया था। एसपी खिजर हयात हाथ आने वालों में से नहीं था। ये सब झूठ है, ऐसे कुछ नहीं है। मेरे सामने फाइल पड़ी है, मैं चाहूँ तो अभी आपके बेटे को गिरफ्तार कर सकता हूँ। खिजर ने डोटो लहजे में कहा, मेरे बेटे से बात करवाएं। सेठ शबीर की आवाज़ उभरी थी और खिजर ने मुस्कुराहट जब्त करते हुए फ़ोन आदिल शबीर की तरफ बढ़ाया था। मैंने तुमसे कहा था ये इतनी बड़ी बात नहीं है, वो हादसा था बस एक, छोड़ो सब और वापस आ जाओ। लेकिन डैड, आदिल मैंने कहा है वापस आ जाओ वरना हम उल्टा मुसीबत में पड़ जाएंगे। स्पीकर से उभरती आवाज़ से खिजर बाकायदा सुन सकता था। आदिल शबीर का अपना चेहरा गुस्से की वजह से सुर्ख हो चुका था। वो एक झटके से उठा और खा जाने वाली नज़रों से खिजर को घूरते हुए वापस चला गया। इसके साथ इसके दोस्त भी थे। 5 मिनट बाद खिजर का मोबाइल फिर से बजा। इसने देखा तो अनजान नंबर था। कोई हेलो, एसपी खिजर हयात स्पीकिंग। खिजर ने फ़ोन कान से लगाते हुए कहा। वो ऑफिस से बाहर निकल आया था। रात हो गई थी, इसकी ड्यूटी का वक्त ख़त्म हो चुका था। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ एसपी साहब, वो लड़की हनावे तुम्हारी कज़न है, इसीलिए तुमने इसे बचाया। इसे याद रखना, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। आदिल शबीर फंकारा था। एसपी खिजर हयात राना के होते हुए तुम हनावे राना तक नहीं पहुंच सकते। और आइंदा मुझे फ़ोन करके धमकी देना या उल्टी सीधी बकवास की तो देने की या उल्टी सीधी बकवास करने की कोशिश की तो 8-10 केसेस डालकर तुम्हें अंदर कर दूंगा। पर तुम्हारे लिए और ये मेरे लिए मुश्किल नहीं, तुम अच्छे से जानते हो। तो इधर इसकी सिटी घूम करता फ़ोन बंद कर चुका था। अपनी जीप में बैठने के बाद इसने गाड़ी का रुख घर की जानिब किया। बिना सोचे समझे इसकी बातें आदिल बशीर को अंदर तक सुलगा गई थी। जबकि खिजर का दिमाग बुरी तरह घुमा हुआ था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन पागल लड़कियों को मना करे, जिनकी वजह से एक ना एक दिन राना हाउस को बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ सकता था। यार हनावे देखो ना, ये बंदा कितना डैशिंग है। सिमाब ने लैपटॉप खोले, फेसबुक पर
लड़कियों की प्रोफाइल चेक कर रही थी। हनावे से कहा, सच्ची? मुझे भी दिखाओ कौन है। हरी हुदी हरी हुरी जो मिनाहिल का हेयर स्टाइल बना रही थी, इसके बालों को एकदम छोड़कर लैपटॉप के ऊपर झांकते हुए कहा, अमन मलिक नाइस ने। हरी के मुंह से फिसला, हनावे तुम भी देखो ना। सिमाब ने हनावे को पुकारा तो वो टीवी पर नजरें जमाए कोई मशहूर शो देखने में मगन थी। मुझे फजूल लोगों में कोई दिलचस्पी नहीं है, हनावे ने संजीदगी से जवाब दिया। बाय हाय हैं, ये हादसा कब हुआ? इन तीनों ने घूर कर हनावे को देखा। वैसे ये जो भी है खिजर हयात राना से ज़्यादा पुरवकार नहीं है, हैरी ने नाक चढ़ाते हुए कहा। आय हाय, क्या बात है? अब की बार हनावे ने पलटकर देखा। इसके चेहरे पर शरारत थी। हैरी चिपक गई, मेरा हेयर स्टाइल तो मुकम्मल करो। मिनाल ने मिनाल ने मिनाल ने जो बुत बनी बैठी थी एकदम चिल्लाकर कहा, अच्छा बनाती हूँ हैरी। हैरी दोबारा मिनाल की तरफ मुतवज्जा हुई। तभी कमरे में वो दाखिल हुआ। आफत का ऊपर काला हनावे का छोटा भाई। इसने गहरी नज़रों से चारों का जायजा लिया और फिर कुर्सी खींचकर मिनाल के सामने बैठ गया। एक बात कहूँ हैरी, आप ही वो पूछ रहा था। हाँ बोलो, आज आपके पास मौका है अपने अपने सारे बदले ले लें। कैसा मौका? हैरी ने हाथ रोककर इससे पूछा। मिनाल, आप ही के बाल आपके हाथ में हैं, इनको जोर से फाड़ कर आप सारे बदले ले सकती हैं। इस तरफ मारे इनका सर दीवार में और फिर इस तरफ। मिनाल, आप ही के तो तोते उड़ेंगे, उड़ा दे, कसम से मज़ा आ जाएगा। इसकी बात पर हनावे सिमाब और हरी का फलक शिकाफ कहकर बुलंद हुआ। कमीने, ठहरो, मैं बताती हूँ तुम्हें। मिनाल एक झटके से कुर्सी से उठकर इसके पीछे भाग गई, जबकि वो पहले ही स्पीड मार चुका था। मिनाल इसके पीछे थी जबकि वो कहके लगाता था, इसे सीढ़ियाँ उतर रहा था। तुम्हें आज मैं नहीं छोड़ूंगी। मिनाल अपने बिखरे बाल, जो कुछ कोनियों में कैद थे और कुछ कंधों पर बिखरे थे, अजीबोगरीब सी हालत में सुर्ख चेहरा लिए अमन के पीछे भाग रही थी। जैसे ही वो सीढ़ियाँ उतर कर उतर कर अमन के पीछे इसके कमरे की तरफ भागी, अचानक दूसरे कमरे से निकलते वजूद से टकरा गई। एक पल को मिनाल को लगा वो किसी दीवार से टकराई है। वो कराह कर रह गई, क्या हो रहा है? ये नजर नहीं आता तुम्हें? मिनाल ने अपने चेहरे पर आए बालों को पीछे करके देखने की कोशिश की। वो जिससे टकराई थी वो सामने खड़े शख्स को देखकर दंग रह गई। क्या वे गुस्से से घूरा था? पागलों की तरह क्यों भाग रही हो? तुम लोगों की हड्डी को सुकून नहीं है? मिनाल की सीटी गुम हुई थी, इसका वजूद लरज रहा था, समझ नहीं आ रहा था क्या जवाब दे। वो शावेज भाई, मैं वो अमन। मिनाल कुछ कहना चाहती थी लेकिन अल्फाज दम तोड़ गए। और ये क्या हालत बना रखी है? शावेज ने इसके चेहरे को गौर से देखते हुए पूछा, जिस पर गहरा मेकअप का लेप था। अभी कुछ देर पहले हैरी इसके चेहरे पर अपना हुनर आजमा रही थी। अगर इस वक्त मिनाल अपना चेहरा देखती तो यकीनन डर जाती। शावेज की बात सुनकर वो शदीद शर्मिंदा होगी। क्या हुआ शावेज बेटा? क्या मिनाल ने शावेज की आवाज़ें सुनकर सकीना बेगम, मिनाल की अम्मी ने जो किचन में मुलाजमा के सर पर खड़ी दोपहर के खाने की तैयारी करवा रही थी, परेशानी से बोली, इस घर में सभी पागल हैं चच्ची। मिनाल का चेहरा देखें ज़रा, समझदार लड़कियों वाले गुण इन सब के छू कर भी नहीं गुजरे। वो सख्त लहजे से कहता, बाहर की तरफ कदम बढ़ा चुका, जबकि मिनाल ने आंखों में आई नमी को अंदर की जानिब खींचा। कितना समझाती हूँ तुम लोगों को कि थोड़ी अकल इस्तेमाल कर लिया करो, हर वक्त बच्चियाँ बनी रहती हो। जाओ अब जाकर चेहरा साफ करो। सकीना बेगम गुस्सा जब्त करते मिनाल से कहा, जो सर झुकाकर सीढ़ियों की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। अल्लाह जाने क्या बनेगा इन लड़कियों का। पीछे सकीना बेगम बस सोचकर रह गई। कहते हैं वक्त इंसान का सबसे बड़ा दोस्त होता है और दुश्मन भी। अगर हम इस वक्त का सही इस्तेमाल करें और वक्त हमारा साथ पूरी ईमानदारी से दे तो हमारे कारनामों को हमेशा सुनहरे अल्फाज में याद रखा जाता है। और अगर इसी वक्त के किसी पल्ले के हज़ारों हिस्से में हम कोई गलती कर दें या वक्त हमें धोखा दे जाए तो वक्त इतना कैसा ऐसा दुश्मन बन जाता है, ये हमारी गलती और गुनाह की को सदियों तक जिंदा रखता है। और सबसे बड़ी गलती हमसे मोहब्बत करवाती है। और कहते हैं जुलेखा ने भी मोहब्बत में गलती की थी और ये गलती फिर दोहराई गई। फिर जुलेखा को माफ़ी मिल गई थी, लेकिन आज के दौर में जुलेखा गलती कर बैठे तो इसे माफ़ी नहीं मिलती। इसके मुकद्दर में सजाएं लिख दी जाती हैं। हवेली के पिछले हिस्से में जहाँ तालाब बनाया गया था, इसमें बतखें तैर रही थी और आसपास खड़े लोहे के पिंजरों में रंग बिरंगे परिंदे कैद थे। इनकी चहचहाहट ने फिजा में अजीब सा ताश पैदा किया हुआ था। कुर्सियाँ बानो एक पुरानी सी तस्वीर हाथ में लिए कमरे की खिड़की में रखी आरामदेह कुर्सी पर बैठी थी, जिसमें तालाब का वाज़ेह मंजर था। कमरे में पुरानी तर्ज का लकड़ी का सामान रखा था, लेकिन वो शानदार था। वो ख़याम राना के बरसों की साथी थी। हर
कदम पर साथ निभाने वाली वफादार बीवी। उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं की छोड़ी थी, लेकिन फिर भी कहीं ना कुछ छूट जाता है। हाथ मिली इस तस्वीर को देखते इनकी आंखें नम हो गई थी। तस्वीर में खूबसूरत लड़की नजर आ रही थी जो चेहरे से ही चोखो चंचल लग रही थी, लेकिन ना जाने वो अब कहाँ थी। काश तुमने मुझे सब बता दिया होता। तुम ऐसा नहीं करती। मेरी ज़िले तुम्हारी ये गलती की सज़ा तुम्हारे साथ साथ मैं खुद भुगत रही हूँ। तुम जहाँ भी हो, मैं हमेशा तुम्हें खुश रहने की दुआ करती हूँ। अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आमीन। कुछ बानो ने तस्वीर को लबों से लगाया। इनकी आंखों में गर्म सियाल बह निकला। वो माँ थी और इनका दिल जितना भी सख्त सही, लेकिन अपनी औलाद को हर बड़ी से बड़ी गलती माफ़ करने की अ, इस्तात रखती थी, और इन्होंने ज़िले की गलती को सालों पहले ही माफ़ कर दिया था। निमल पूरे ध्यान और अलमारी से कपड़े निकालकर बैग में रख रही थी। इसे हैदराबाद जाना था अपनी टीम के साथ। वो पैकिंग में मसरूफ़ थी जब अचानक इसका फ़ोन बजा। निमल ने देखा तो इसमें कोलीग साइम का फ़ोन था। हेलो निमल, तैयारी कर ली तुमने? बस 2 घंटे तक निकल है हमने। निमल ने फ़ोन उठा पर सैम की आवाज़ उभरी थी। हाँ, मैं पैकिंग कर रही हूँ, निमल ने जवाब दिया। तुमने शावेज से पूछ लिया? ये ना हो वो एन वक्त पर तुम्हारे लिए मसला पैदा कर दे। साइम के लहजे में परेशानी थी। शाहवेज मेरा शोहर नहीं है जिससे मुझे इजाज़त दरकार हो। मैंने बाबा और रहमान भाई से पूछ लिया है, निमल ने मजबूत लहजे में कहा। वो तो सब ठीक है, लेकिन शाहवेज की ज़्यादा चलती है तुम्हारे ख़ानदान में, इसलिए कह रहा हूँ। तुम फिक्र मत करो। मैं हैदराबाद ज़रूर जाऊँगी। निमल आवाज़ पर चौंक कर पीछे उठी। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ साइम। निमल ने सकीना बेगम को कमरे के दरवाजे पर खड़े देखकर सैम से कहा, और फ़ोन बंद कर दिया। ये कहाँ जा रही हो तुम? निमल को बैग देखकर सकीना बेगम की पेशानी पर लकीरें उभरी। हैदराबाद। निमल ने एक लफ्ज़ी जवाब दिया, लेकिन क्यों? वह हैरान हुई। आपको बताया था अम्मी, हमारी पूरी टीम जा रही है एनजीओ की तरफ से, और मैं टीम की हेड हूँ और जाना लाजमी है। तुमने इजाज़त ली किसी से? निमल किसी का मतलब अच्छे से समझती थी। मैंने बाबा और रहमान भाई से इजाज़त ले ली है। दादाजी यहीं पर नहीं है, बाकी कौन बचता है? निमल ने मासूम बनते हुए पूछा। तुम अच्छी तरह जानती हो मैं किसकी बात कर रही हूँ। अम्मी, मुझे शावेज से इजाज़त की ज़रूरत हरगिज़ नहीं है। आप क्यों नहीं समझती? मैं इसकी ग़ुलाम नहीं हूँ, और ना मेरा इससे निकाह हुआ है। फिर सांस लेने में और भी इसकी इजाज़त लूँ क्यों? निमल को गुस्सा आ गया था। वो शाहवेज की सुनकर उकता चुकी थी। शाहवेज सुनकर उकता चुकी थी। वो शख्स के सांस लेने पर भी पाबंदी लगा देना चाहता था। निमल, तुम भी समझने की कोशिश करो। तुम इसकी होने वाली बीवी हो, उसका हक तुम पर है। और फिर हैदराबाद में गांव-गांव घूमो। वो मरी नहीं है। वहाँ बहुत गर्मी होगी। पहले पहले तुम अपनी रंगत का ख्याल नहीं रखती, धूप की वजह से मज़ीद कमला हो जाओगी। और शाहवेज जैसा शख्स जिसके लिए बड़े बड़े घरानों के रिश्ते आए हैं, अगर इसने ही तुमसे शादी से इनकार कर दिया। फिर सकीना बेगम ने अपना खर्चा बयान किया। हमें कुछ नहीं होता। ये रंगो रूप सभी वक्ती होगा और वक्ती है, और होगा वही जो बेहतर है। आप परेशान न हो। निमल ने सकीना बेगम को दिलासा दिया। वो ठंडी आह भर कर रह गई, क्योंकि वो जानती थी निमल ने अपनी मर्जी ही करनी है। इसे शावेज के गुस्से और नाराज़गी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। राना ख़ानदान का तारुफ ख़याम राना और खुशिया बानो के 4 बेटे और 3 बेटियां थीं। सबसे बड़ा बेटा हसन राना और उनकी बेगम शहनाज बेगम थी, जिनके 4 बच्चे थे। सबसे बड़ा शहवेज, फिर हादिया आपी जिसकी शादी हो चुकी थी, फिर जैन, और सबसे छोटी हदी हदी हरी है। ये हदी है या पत्नी हरी है, मुझे तो कुछ नहीं समझ आ रही। दूसरे नंबर पर उस्मान राना और उसकी बेगम सकीना बेगम थी, जिनके 3 बच्चे थे। अब्दुल रहमान, जो शादीशुदा और अपनी बीवी के साथ इस्लामाबाद में रहते थे। पेशे के लिहाज से वो वकील थे। इनकी छोटी बेटी निमर और फिर मिनाल थी। तीसरे नंबर पर मेजर अगवान राना था, जो शहीद हो चुका था। इनकी बेगम फारिया बेगम थी और 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा शाह बख्त, जो अपने बाप की तरह आर्मी में गया था और अब कैप्टन था। इससे छोटी हनावे और इससे छोटा अमन। चौथे नंबर पर हसैन राना था, जिसकी बीवी समिया की वफ़ात हो चुकी थी। 2 ही बच्चे थे, हैदर राना और सिमाब। बेटियों में सबसे बड़ी शाहीना पुप्पो थी, जो अपनी फैमिली के साथ कराची रहती थी। इनसे छोटे रुखसार पुप्पो, जिनका शोहर हयात राना था, जिनकी वफ़ात हो गई थी, और उनके इकलौते बेटे के साथ राना हाउस के बिल्कुल सामने हयात हाउस में रहती थी। और सबसे छोटे और लाडले ज़िले थे जो सालों से लापता थी। राना हाउस में काफ़ी खामोशी थी। निमल हैदराबाद चली गई थी, जबकि मिनाल और सिमाब करके आधे लोगों के साथ इस्लामाबाद चली गई थी। रहमान भाई को अल्लाह ने बेटे से नवाजा था। बहुत
तब बहुत खुश थे, खासतौर पर मिनाल को अपने भतीजे को देखने के लिए बहुत बेचैन थी। आज काफ़ी बहुत दिन गुजर रहा था, कुछ नया करे। हनावे ने हैरी से कहा था, मैं तो खिज़र का इंतज़ार कर रही हूँ और इसी का इंतज़ार का अपना ही अलग मज़ा है। हैरी ने जवाब दिया, वैसे हैरत की बात है, तुम्हें दुनिया में सिर्फ एसपी राना ही मिला था पसंद करने के लिए, बाकी राना हाउस के लड़के मर गए थे मोहब्बत करने के लिए। हनावे ने चलकर कहा, हाँ ऐसा ही समझ लो, तुमने देखा नहीं वो कितना ख्याल रखने वाला है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसकी ढाक भी तो अलग है और इसकी ढाक भी तो अलग है। हैरी ने सुर्ख होते हुए चेहरे के साथ, और इसकी बात भी तो अलग है, हैरी ने सुर्ख चेहरे के साथ कहा था। अल्लाह तुम पर रहम करे। हैरी की हालत देखकर हनावे ने ठंडी आह भरते हुए कहा था, और कमरे की खिड़की से पर्दा हटाया था। लो आ गया तुम्हारा पुलिस वाला हीरो, रिश्वत खोर ना हो तो। हनावे ने अपने कमरे की खिड़की से नीचे झांकते हुए कहा, घर से बाहर पथरीली सड़क पर खिजर की जीप आकर रुकी थी। क्या वाकई हैरी ने एक झटके से बेड से उतरी थी? फूफो ने कहा था, जब खिजर आए तो इसे खाना गर्म करके दे देना। अब तुम तो यकीनन नहीं जाने वाली, तो मैंने सोचा ये फरीजा मैसर अंजाम दे दो। वो अपनी खुशी छुपाते हुए पुरजोश बोल रही थी। रुखसार फूफो भी सकीना बेगम और फारिया बेगम के साथ इस्लामाबाद गई थी, भोले नहीं आए। मौसूफ, तुम्हें नहीं पता ये पुलिस वाला कितना खाते हैं, और वो भी हराम का। हनामे ने एक लफ्ज़ चबाते हुए कहा, इसके वो सारे ताल्लुकात याद थे जब जब खिज़र इसकी बेइज्जती वाक़यात याद थे जब जब खिज़र इसकी बेइज्जती का बाइस बना था। तुम बिला वजह ही बदगुमान रहती हो हनावे। खैर, मैं तुमसे बाद में बात करूँगी, अभी मैं ज़रा हाल चाल पूछ आऊँ। हैडी मुस्कुरा कर कहती, बारिश निकल गई। मैं होती तो जहर डाल देती खाने में, मुजरिमों की जान भी बच जाती। हनावी ने आखिरी नज़र खिज़र पर डालते कहा, जो अपने घर के लॉन में दाखिल हो चुका था। इसकी चाल में एक पुख्तगी थी। वो 2 दिन बाद घर आया था, लेकिन कहीं से भी थकावट नहीं लग रही थी। सर झटका वो खिड़की से हट गए, फ़ोन उठाकर लीजे का नंबर मिलाने लगी, लेकिन इससे पहले ही रुखसार पप्पो की कॉल आ गई। हनावे बेटा खिज़र आ गया है, तुमने इसे खाना दिया? हनावे ने के सलाम का जवाब देने के बाद उन्होंने इसे फ़ौरन पूछा। हनावे ने गहरा सांस भरा। वो जितनी भी बदतमीज़ सही, लेकिन रुखसार पप्पो की लहजे की नरमी और इनकी मोहब्बत हनावे को बदतमीज़ी से रोकने पर मजबूर कर देती थी। तो हम अपने एपिसोड को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं न्यू एपिसोड के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।